अध्याय 226 सफ़ेद सारस। उस आलसी युवक ने अनजाने में उसकी ओर एक नज़र डाली, फिर हल्के से अपना सिर हिलाया, इस बात की परवाह न करते हुए शहर की ओर चल दिया। वह देखने में सुस्त लग रहा था, लेकिन उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह सीधे उन दोनों आकृतियों को पार करते हुए कोने के पीछे गायब हो गया। जल्द ही वह आलसी युवक एक ऊंचे रेस्तरां के सामने खड़ा हो गया, जो 1000 युआन सिटी का सबसे आलीशान रेस्तरां था, जहां एक भोजन की कीमत कम से कम 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी। श्री व्हाइट क्रेन, राजकुमारी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। जैसे ही वह स्थिर खड़ा हुआ, काले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह आगे बढ़ा और उसने ऐसा कहा। व्हाइट क्रेन ने सिर हिलाया, आह भरी और फिर काले कपड़े पहने लोगों के नेतृत्व में रेस्तरां में प्रवेश किया और सबसे ऊपरी मंजिल 8वीं मंजिल पर पहुंच गया। क्योंकि यह 1000 युआन राजवंश का काल था, इसलिए केवल सम्राट को ही 9 मंजिलों से ऊपर की इमारतों का उपयोग करने की अनुमति थी, और पूरे 1000 युआन शहर में सबसे ऊंची इमारत केवल 8 मंजिला थी। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र था जो विशेष रूप से शाही परिवार के वंशजों की सेवा के लिए था, जिसमें कुल 17 निजी कमरे थे, जो 1000 युआन राजवंश के 17 राजकुमारों और राजकुमारियों के अनुरूप थे। श्रीमान व्हाइट क्रेन, कृपया राजकुमारी अंदर हैं। उद्धरण चिन्ह। 17वें निजी कमरे के दरवाजे पर एक लंबा आदमी खड़ा था। वह गठीला था, उसका चेहरा क्रूर और भयावह था, और उसकी हर निगाह में जान से मारने का इरादा झलक रहा था। हालांकि व्हाइट क्रेन का सामना करते समय ये व्यक्ति असाधारण रूप से सम्मानजनक था। दरवाजा खोलते ही व्हाइट क्रेन ने 17वीं राजकुमारी शियाओ युवेई को देखा, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। श्री व्हाइट क्रेन, आपको मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित करना सचमुच स्वर्ग में जाने जितना कठिन है। शियाओ युवेई के चेहरे पर उदासीनता थी। जब मैं सम्राट से मिलने जाता हूँ, तब भी यह इतना मुश्किल नहीं होता। राजकुमारी, मजाक कर रही हैं। मैं तो 1000 युआन राजवंश की सिर्फ एक खिलौना हूँ। क्या आप शाही परिवार के लिए मुझसे मिलना इतना आसान नहीं है? व्हाइट क्रेन के होठों पर एक मुस्कान उभर आई, जिससे उसकी जानी पहचानी आलसी मुस्कान झलक उठी। बैठना। व्हाइट क्रेन के रवैये का सामना करते हुए जियाओ युवेई ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि शांत भाव से बात की। हमें शब्दों को व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे शाही पिता ने आपको उस समय मेरे साथ नियुक्त किया था, और मेरा मानना है कि आपको अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। राजवंश छोड़ने में सिर्फ 1 साल बचा है। सच कहूं तो जब से तुम मेरी हुई हो, क्या इस राजकुमारी ने तुमसे कभी कुछ करने को कहा है? व्हाइट क्रेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं आज यहाँ इसीलिए तो आया हूँ। इस पर जियाओ युवेई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा तीखा हो गया। अपना अहंकार छोड़ दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि राजवंश के लिए तुम्हें मारना बहुत आसान है। आप कोशिश कर सकते हैं। आप। शियाओ युवेई क्षण भर के लिए अवाक रह गई। उसे उस समय का वह क्रूर दृश्य याद आ गया जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया था। राजवंश के विशेषज्ञों को पूरे आधे का नुकसान हुआ, और फिर भी इस व्यक्ति को केवल इसलिए पकड़ा जा सका क्योंकि उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। अन्यथा कितने भी लोग क्यों न हों, वह पर्याप्त नहीं होता। ये व्यक्ति डिवाइडेड सोल के मध्य चरण में ही था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति सभी की कल्पना से परे थी। एक गहरी सांस लेते हुए शियाओ युवेई ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को शांत किया। राजकुमारी की आपसे एक सीधी सादी विनती है, रिवर व्हाइट का पता लगाने में मेरी मदद करें। मुझे एक महान कार्य पूरा करने के लिए इस व्यक्ति की आवश्यकता है। पागल दानव का गुप्त मैदान। व्हाइट क्रेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बिल्कुल सही। ये व्यक्ति मेरे तीसरे भाई को झटका दे सकता है, जो उसकी उपयोगिता साबित करने के लिए काफ़ी है। जब तक आप मुझे रिवर व्हाइट को ढूंढने में मदद करते हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप सीधे डायनेस्टी छोड़ सकते हैं। व्हाइट क्रेन ने व्यंग्य करते हुए अपने लिए एक कप शराब डाली और कहा, क्या आपको डर नहीं लगता कि यह पहाड़ों में बाघ को वापस जाने देने जैसा है? तुम नहीं कर पाओगे। शियाओ युवेई ने शांत भाव से कहा, तुम में स्वाभाविक रूप से यह क्षमता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से तुम राजवंश के भीतर सुरक्षित रहे हो। अगर तुम बदला लेना चाहते तो कभी भी ले सकते थे, लेकिन तुमने नहीं लिया। एक घूंट शराब पीते हुए व्हाइट क्रेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं डेमन सीक्रेट ग्राउंड खुलने से पहले मैं रिवर व्हाइट को आपके पास ले आऊँगा। धन्यवाद। हमारे बीच शिष्टाचार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, और आपको मुझे बहुत गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाइट क्रेन ने हाथ हिलाया और उठकर चला गया। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से एक एक मंजिल नीचे उतरता गया, व्हाइट क्रेन पहले की तरह आलसी नहीं रहा। वह पूरी तरह से स्तब्ध था, उसकी आंखें बेजान और खाली थीं। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने एक नज़र डाली और देखा कि थोड़ी दूर पर हॉल में 2 लोग बैठे हुए थे। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। व्हाइट क्रेन आगे बढ़ा और अचानक उन दोनों के सामने बैठ गया, अपने सामने पड़ी चॉपस्टिक्स को उठाया और ऐसे खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे रिवर व्हाइट और एनरान तुरंत ही स्तब्ध रह गए। उन दोनों ने व्हाइट क्रेन को टिकट बेचने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। ये बड़े भाई, ये क्या है? दिखावा मत करो।
व्हाइट क्रेन ने शांत भाव से कहा, मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या आप इस व्यक्ति रिवर व्हाइट को जानते हैं? ये शब्द सुनते ही रिवर व्हाइट बेहद चिंतित हो गया। रिवर व्हाइट वही छद्म नाम था जिसका इस्तेमाल उसने तब किया था जब वह पहली बार 1000 युआन राजवंश का शत्रु बना था। अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में इस तरह पूछ रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी क्षण व्हाइट क्रेन की निगाहें अचानक रिवर व्हाइट पर टिक गईं, जो तीव्र इरादे से भरी हुई थीं। आप रिवर व्हाइट हैं, है ना? नहीं, बकवास मत करो बड़े भाई। रिवर व्हाइट राजवंश द्वारा वांछित व्यक्ति है, आप लापरवाही से बात नहीं कर सकते। रिवर व्हाइट ने घबराकर जल्दी से कहा, साथ ही चारों ओर नज़र भी घुमाई। ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ सचमुच अन्याय हो रहा हो और वह नहीं चाहता था कि बाहरी लोग उस बयान को सुने। हालांकि व्हाइट क्रेन हंसते हुए बोला, हो सकता है कि दूसरों को पता न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नहीं पता। जो व्यक्ति अचानक प्रकट होता है और अचानक परेशानी खड़ी करता है, आप वास्तव में बेचैन हैं। ओह, ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरे पक्ष को उसकी पहचान का पूरी तरह से पता चल गया था और रिवर व्हाइट ने इसे छिपाने की कोशिश करना बंद कर दिया। चूंकि आप मेरी पहचान जानते हैं और आपने इसे उजागर नहीं किया है, तो मुझे बताएं आपका उद्देश्य क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति, व्हाइट क्रेन हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अब 2 विकल्प दे रहा हूं। या तो मैं तुम्हें भागने के लिए 1 घंटा देता हूं और फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, या फिर तुम आज्ञाकारी होकर मेरे साथ ऊपर आओ और यहाँ 500 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं जो तुम्हारा इनाम है। इनके अलावा तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जिन पर मैंने निशाना साधा है वे बच नहीं सकते। हालांकि व्हाइट क्रेन सहजता से बोल रहा था, लेकिन रिवर व्हाइट पर एक भयानक दबाव छा गया। रिवर व्हाइट को तुरंत एहसास हुआ कि हालांकि यह व्यक्ति केवल विभाजित आत्मा के स्तर पर था, लेकिन ऐसा दबाव उस दिन अमर पूज्य हुनहिन के दबाव के समान था। इतना भयावह। वह जानता था कि ऐसे व्यक्ति के सामने उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। ये सोचने के बाद रिवर व्हाइट ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह एक वादा है और निश्चित रूप से यह आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कितना फ़ायदा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बातचीत कैसे करते हैं। एक पल के लिए तीनों चुप हो गए। एनरान एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि व्हाइट क्रेन का दमनकारी वातावरण वास्तव में बहुत भयावह था। उसने रिवर व्हाइट की ओर देखा और पाया कि रिवर व्हाइट ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सीधी सादी बात है, आओ ये शराब पीजिए। रिवर व्हाइट ने शांत भाव से अपना प्याला उठाया, उसे व्हाइट क्रेन के प्याले से टकराया और फिर सारा प्याला पी गया। पूरे समय के दौरान उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे व्हाइट क्रेन मन ही मन उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा। सचमुच साहसी। चलो मेरे पीछे ऊपर आओ। अध्याय 227, एक गुरु के दिन। शियाओ युवेई, जो जाने ही वाली थी, अचानक उसने पाया कि कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया है। जो व्यक्ति आया था उसका नाम व्हाइट क्रेन था और उसके पीछे 2 लोग थे। जियाओ युवेई ने तुरंत भौहें चढ़ाते हुए कहा, व्हाइट क्रेन, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए किसी को भी ढूंढ लो। मुझे आंकड़े गढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस व्यक्ति को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। अपना पिछला वादा मत भूलना। अगर आप अपने वचन से मुकरना चाहते हैं तो आपको इसके परिणाम पता होने चाहिए। ये शब्द कहने के बाद व्हाइट क्रेन सीधे बाहर निकल गया। कुछ पल के लिए निजी कमरे में मौजूद तीनों लोग एक दूसरे को घूरते रहे। क्या आप रिवर व्हाइट हैं? बिल्कुल सही। मेरी पहचान उजागर हो चुकी है, इसलिए अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। रिवर व्हाइट शांत भाव से बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 1000 युआन राजवंश, जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझसे मदद मांगेगा। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? तुम्हें पता है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, फिर भी तुम 1000 युआन शहर आने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें वाकई मौत से डर नहीं लगता? शियाओ युवेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सच कहूं तो उसने इतना साहसी व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। पूर्वी क्षेत्र के पूरे केंद्रीय राज्य ने उसका चूहे की तरह पीछा किया था, फिर भी उसने 1000 युआन राजवंश के केंद्र में प्रकट होने का साहस दिखाया। इतना ही नहीं, जहां तक उसे पता था, ये रिवर व्हाइट बेहद दुस्साहसी था। उसने एक बार सिल्वर मून संप्रदाय की संत को भी धोखा दिया था और उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली थी। इसीलिए जियाओ युवेई रिवर व्हाइट को ढूंढना चाहता था। ये व्यक्ति साहसी और साधन संपन्न था, जिसने उसे सबसे अच्छा सहायक बनाया। ठीक है, मैं अब और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हें ढूंढने का मेरा मकसद सीधा साधा है, एक काम पूरा करने में मेरी मदद करो। इसके बाद 1000 युआन राजवंश का तुम्हारे खिलाफ जारी किया गया वांछित आदेश रद्द हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम मेरे खास आदमी बन जाओगे और भविष्य में इस राजवंश में तुम्हारा बहुत ऊंचा दर्जा और संसाधन होंगे। शियाओ युवेई ने शांत भाव से कहा, फिर रिवर व्हाइट की ओर देखा। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। उसके बोलने के बाद दरवाजे के बाहर खड़ा हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया, मानो किसी खूंखार डिवाइडेड सोल की तरह मंच पर हो। समय समाप्त होते ही वह रिवर व्हाइट को कुचलकर मार डालेगा। रिवर व्हाइट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा,
क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी मना करने का मौका है? एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, महान उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी आप बहुत अहंकारी हो जाते हैं। जियाओ युवेई ने हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि रिवर वाइट का जवाब पाकर वह अच्छे मूड में थी। रिवर वाइट कभी भी चुपचाप चीज़ों को स्वीकार करने वालों में से नहीं था। वह अब केवल इसलिए सहमत हो रहा था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ईमानदार था। तुरंत ही रिवर वाइट ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए एक शरारती मुस्कान प्रकट की। चून कि महाराज मेरे साथ इतने खुले दिल से पेश आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। सच कहूं तो वो होंग शिक्सियन में ही हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रिवर वाइट ने देखा कि शियाओ युवेई के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके माथे पर स्पष्ट नसें फड़कने लगीं। हम लोगों को परेशान करने की बात आती थी तो रिवर वाइट की जुबान कभी निराश नहीं करती थी। वह जानता था कि शियाओ युवेई को अब उससे मदद मांगने के लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, और वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार प्रतीत होता था, अन्यथा वह व्हाइट क्रेन को उसे ढूंढने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठाती। इसलिए अगर वह उसे थोड़ा बहुत नाराज भी कर देता तो वह उससे झगड़ा नहीं करती। निश्चित रूप से शियाओ युवेई, जो स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं पर काबू रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, ने एक लंबी आह भरी। जहां तक उसकी घृणा की बात है तो इसका कारण सरल था। होंग शिक्सियन की गलतियां रिवर वाइट द्वारा उत्पन्न समस्याओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थीं। उन्होंने न केवल दुनिया को ये घोषणा की कि 1000 युआन राजवंश पर होंग शिक्सियन का 50 अरब उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का कर्ज है, बल्कि उन्होंने कई संप्रदायों को भी उकसाया। इसे संभालना काफी मुश्किल था। जियाओ युवेई ने रिवर वाइट को घूरते हुए कहा, सचमुच तुम चिंतामुक्त नहीं हो, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि तुम बहुत उपयोगी हो। इस राजकुमारी के साथ एक अच्छे कुत्ते की तरह रहो। लेकिन उससे पहले मुझे क्या फायदे दिख सकते हैं? रिवर वाइट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, या यूं कहें कि क्या 1000 युआन राजवंश मेरे हाथ में मौजूद उस ऋण को चुका सकता है? रिवर वाइट के मुस्कुराते चेहरे को देखकर जियाओ युवेई सचमुच उसे मौके पर ही मार डालना चाहता था। अंत में जियाओ युवेई ने ठंडी आवाज में कहा, यह आखिरी बार है जब तुमने मेरे सामने इस तरह की धृष्टता दिखाई है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। उसके बोलने के बाद एक स्टोरेज रिंग फेंक दी गई। रिवर वाइट ने उस पर एक नज़र डाली। उसके अंदर कई उत्तम दर्जे के खजाने और 100 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। यात्रा सार्थक रही। एक छोटे मच्छर में भी मांस होता है। 100 मिलियन भी काफ़ी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने के अवसर हमेशा मौजूद रहेंगे। रिवर वाइट को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उन्हें पैसा कमाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। लिन सियन सीखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण थी। अगले कुछ दिनों तक आप 1000 युआन सिटी में ही रहेंगे। आपको इधर उधर घूमने की अनुमति नहीं है। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। शाओ युवेई ने रिवर वाइट को ठंडी निगाहों से देखा और निजी कमरे से बाहर निकल गई। रिवर वाइट की बातों से वह सचमुच बहुत क्रोधित हो गई थी। उस पर नजर रखना। उस हटे कट्टे आदमी को ये बात बताने के बाद जियाओ युवेई मुड़ी और चली गई। और तब से रिवर वाइट और एनरान एक राजा की तरह रहने लगे। शाओ युवेई ने विशेष रूप से उनके लिए 1000 युआन सिटी के भीतर ही एक अलग आंगन वाला निवास स्थान बनवाया था। आंगन में कई नौकर चाकर मौजूद थे जो उनकी बेहतरीन सेवा कर रहे थे। उन्हें सचमुच सब कुछ आसानी से मिल जाता था। खाली समय में रिवर वाइट शियाओ युवेई से पैसे मांगने के लिए तरह तरह के बहाने भी बना लेती थी। उदाहरण के लिए, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं टहलने बाहर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे? तो फिर कोई चारा नहीं, मुझे बस जोर जोर से अपनी पहचान बतानी है। शाओ युवेई स्वाभाविक रूप से रिवर वाइट को ऐसा नहीं करने दे सकती थी, इसलिए वह उसे केवल पैसे ही दे सकती थी। 10 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन गायब हो गए। या शायद, ओह, ये फल स्वादिष्ट नहीं है। ये उन फलों जितने अच्छे नहीं हैं जिन्हें मैं खुद बाहर से तोड़ता हूँ। क्यों ना मैं बाहर जाकर कुछ फल तोड़ लूँ? और यह भुना हुआ मांस उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं शिकार करके लाया हुआ जानवर का मांस। संक्षेप में कहें तो बहाने आसानी से उपलब्ध थे। लक्ष्य केवल बाहर जाना था और फिर उसका इस्तेमाल पैसे वसूलने के लिए करना था। महज 7 या 8 दिनों में रिवर वाइट ने 100 मिलियन से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की धोखाधड़ी कर ली थी। शाओ युवेई इतनी क्रोधित थी कि वह स्वयं उसे चेतावनी देने आई। अगर उसने दोबारा इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की तो वह रिवर वाइट को मौत के मुंह में धकेल देगी और फिर 1000 युआन सिटी में हर कोई उसका अंतहीन रूप से पीछा करेगा। तभी रिवर वाइट रुकी। समय भी धीरे धीरे बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया। सुबह तड़के रिवर वाइट के जागने के बाद वह कमरे से बाहर निकला और एनरान को जगाया। आज सुबह हम क्या खा रहे हैं? ड्रैगन टर्टल सी एम्पर फिश। बिल्कुल बॉस, आपकी साशिमी बनाने की तकनीक लाजवाब है। मुझे कभी पता ही नहीं था कि इस तरह से खाने में इतना स्वाद आ सकता है।
एन रैन के मुंह से लार टपकने लगी। हालांकि इस स्तर के साधक बिना भोजन के भी रह सकते थे, फिर भी ये सभी अत्यंत मूल्यवान सामग्रियां थीं और साधकों के लिए भी इनका सेवन करना बहुत फायदेमंद था। और स्वाद भी लाजवाब था, भला ऐसी स्वादिष्ट चीज़ को कौन मना करेगा। हालांकि जैसे ही वे खाने की तैयारी करते हुए बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ज़ियाओ युवेई अपने लोगों के साथ अंदर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से आप लोग रईसों की तरह जी रहे हैं, है ना? अब काम करने का समय आ गया है। उसने रिवर वाइट को गुस्से भरी नज़रों से देखा। पिछले कुछ दिनों में वह लगभग पागल हो गई थी और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने रिवर वाइट से मदद लेने के बारे में क्यों सोचा था। लेकिन कोई विकल्प नहीं था, वह व्यक्ति पहले ही मिल चुका था और बचे हुए समय में उनके पास अन्य उम्मीदवारों की तलाश जारी रखने की अनुमति नहीं थी। मेरे पीछे आओ। अध्याय 228 सिस्टम अपग्रेड प्रतिष्ठा भंडार। जब रिवर वाइट ने देखा कि शियाओ युवेई आखिरकार उसके दरवाजे पर दस्तक देने आई है, तो उसने मन ही मन आह भरी। शाओ युवेई उसे जिस भी कारण से ढूंढ रही थी, ये निश्चित रूप से बेहद खतरनाक था। शायद वह उसे मोहरे के रूप में भी इस्तेमाल कर रही थी। 1000 युआन राजवंश की एक राजकुमारी को मदद लेने की जरूरत पड़ना इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि मामला कितना खतरनाक था। इतना ही नहीं, ज़ियाओ युवेई की उपस्थिति नहीं, बल्कि व्हाइट क्रेन की उपस्थिति ने रिवर वाइट की सभी योजनाओं को सीधे तौर पर बाधित कर दिया। रिवर वाइट इस मामले में बेहद असहाय थी और वह केवल आनरान के साथ शियाओ युवेई के पीछे हवेली से बाहर निकल सकी, जहां उसे बाहर एक उड़ता हुआ खजाना मिला। ऐसे उड़ने वाले खजाने बेहद कीमती थे। त्यानिक्सुआन महाद्वीप पर केवल महाशक्तियों के पास ही ऐसे खजाने हो सकते थे। यहाँ तक कि 1000 युआन राजवंश जैसी शक्तिशाली शक्ति के पास भी उड़ने वाले खजाने प्रचुर मात्रा में नहीं थे। इस समय शियाओ युवेई के पास ऐसी वस्तु का होना राजवंश में उसकी उच्च स्थिति को सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से इस विशेष मामले की खतरनाक प्रकृति को भी उजागर करता है। शाओ युवेई के पीछे पीछे उड़ते हुए खजाने पर चढ़ने पर उसने पाया कि अंदर का स्थान विशाल था, जिसमें सैकड़ों लोग समा सकते थे। हालांकि उस समय वहां केवल कुछ दर्जन लोग ही थे और उन तीनों को छोड़कर बाकी सभी उच्च स्तरीय रक्षक थे। शाओ युवेई ने रिवर वाइट को ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपने भंडार से 2 काले टोकन निकाले और उन्हें रिवर वाइट और आनरान की ओर फेंक दिया। टोकन देखते ही रिवर वाइट ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये पागल दानव के गुप्त मैदान में प्रवेश करने के लिए टोकन थे। दूसरे शब्दों में, ज़ियाओ युवेई उससे जो काम करवाना चाहता था, वह पागल दानव गुप्त मैदान से संबंधित था। यह क्या है, इस बारे में सोचने में अपना दिमाग बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो बस मेरी बात मान लेना। अगर यह सफल हुआ तो मैं तुम्हें अनंत यश, धन, संसाधन और प्रतिष्ठा प्रदान करूंगा। अगर यह असफल हुआ तो तुम्हें पागल दानव के गुप्त स्थान में हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। शाओ युवेई ने शांत भाव से अपनी बात समाप्त की, फिर अपने लिए एक पे डाला। हालांकि रिवर वाइट भावहीन बना रहा, वह पहले से ही अपने मन में स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। जल्द ही उसे लगा कि उसने स्थिति का लगभग सही अनुमान लगा लिया है। सबसे पहले, यह ज़ियाओ युवेई राजवंश की एक राजकुमारी थी और उसकी स्थिति काफ़ी उच्च थी, जैसा कि उड़ने वाले खजाने का उपयोग करने की उसकी क्षमता से स्पष्ट होता है। और शाही वंशजों की सबसे बड़ी इच्छा निस्संदेह सर्वोच्च पद और सत्ता ही थी। इसलिए रिवर वाइट के विचार में यह बहुत संभव था कि ज़ियाओ युवेई सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए दावेदारी कर रही थी। और एक शर्त यह भी थी कि पागल दानव गुप्त मैदान के भीतर कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त किए जाएं। थोड़ा सोचने पर भी यह स्पष्ट था कि प्रमुख सेनाएं अपने उत्तराधिकारियों को इसी तरह प्रशिक्षित करती थीं। तो इस बार विरोधी वे शाही राजकुमार और राजकुमारियां हैं। रिवर वाइट को तो इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द हो गया। इस बार उसे सचमुच एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर वह शियाओ युवेई का काम पूरा कर लेता तो शायद उसके बचने की उम्मीद होती। अगर वह नाकाम रहा तो पागल दानव गुप्त मैदान से बच निकलने में कामयाब भी हो जाए तो भी उसका अंतहीन पीछा किया जाएगा। ये शाही वंशज स्वयं राजवंश से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए, जब उसने पहले रिवर वाइट की पहचान का खुलासा करके 1000 युआन राजवंश को नाराज किया था, तो दूसरे पक्ष ने केवल एक वांछित पोस्टर जारी किया और कुछ लोगों को उसका पीछा करने के लिए नियुक्त किया। लेकिन अगर उसने इन शाही वंशजों को उकसाया तो परिणाम स्पष्ट था। वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए रिवर वाइट का निर्दयतापूर्वक पीछा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं था। वंशज बेहद प्रतिशोधी थे और आपस में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। अगर यह मामला उजागर हो जाता तो ज़ियाओ युवेई निश्चित रूप से सारा दोष रिवर वाइट पर मर देती। धिक्कार है, इस महिला की योजनाएं कितनी शातिर हैं। रिवर वाइट मन ही मन गुस्से से उबल रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह अभी भी बहुत कमजोर था, इसलिए वह केवल समय की प्रतीक्षा कर सकता था और पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने के बाद अवसर की तलाश कर सकता था। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक उसके मन में एक लंबे समय से गुम हुई खूबसूरत आवाज़ गूंज उठी। डिंग, सिस्टम ने अपना सेल्फ अपग्रेड पूरा कर लिया है।
प्रतिष्ठा फंक्शन को परिपूर्ण कर दिया गया है। प्रतिष्ठा की दुकान खुल गई है। प्रतिष्ठा स्क्रॉल फंक्शन खुल गया है। 100 शहरों का युद्ध सिम्युलेटर सक्रिय हो गया है। बधाई हो होस्ट, आपने एक विकल्प को सक्रिय कर दिया है। पहला विकल्प, शाओ युवेई की बात पूरी तरह मानो, वह जो भी कहे वही करो। इनाम 10 साल की साधना। विकल्प 2, 3 दिनों के भीतर शियाओ युवेई के नियंत्रण का विरोध करें। पुरस्कार 20 वर्षों की साधना, स्वर्ग कंपनशील राक्षसी गर्जना कला की एक प्रति। तीसरा विकल्प, 3 दिनों के भीतर शियाओ युवेई के नियंत्रण से बच निकलें और अगले 7 दिनों तक शियाओ युवेई से कम 5 ली की दूरी बनाए रखें। इनाम, कुनपिंग डिवोरिंग हेवन आर्ट के विकास का एक अवसर। सिस्टम की आवाज़ सुनते ही रिवर वाइट को ऐसा लगा जैसे वह उड़ने ही वाला हो। हे भगवान, कितने लंबे समय बाद उसने ये सुंदर आवाज़ सुनी थी। क्या ये पुराना सिस्टम वास्तव में खुद को अपग्रेड कर सकता है? सबसे अहम बात यह थी कि अगर आप अपग्रेड करने जा रहे हैं तो कम से कम एक रिमाइंडर तो दें। ये बिना किसी आवाज़ के ही अपग्रेड हो गया, उसे अकेला छोड़कर। हम्फ, बेवफा आदमी। कुछ आंतरिक असंतोष के बावजूद रिवर वाइट उत्साह से भर उठा। वह सोच रहा था कि सिस्टम ने कोई विकल्प क्यों नहीं दिया, जबकि उसने कई जीवन मरण के संकटों का सामना किया था और उसे मुफ्त में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला था। हालांकि जो भी हो, इस प्रणाली का अब प्रकट होना बेहद सामयिक था। रिवर वाइट ने बिना किसी झिझक के तीसरा विकल्प चुना। क्या आप मजाक कर रहे हैं? 10 साल की साधना और 20 साल की साधना अच्छी थी, लेकिन इस दीर्घकालिक निरंतर पुरस्कार की तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। यदि कुनपेंग डिवोरिंग हेवन आर्ट सफलतापूर्वक उन्नत हो जाता है तो इसका प्रभाव निस्संदेह भयावह रूप से विस्फोटक होगा और स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करने की दक्षता पहले की किसी भी चीज़ से कहीं अधिक होगी। जब तक पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन मौजूद थे, वह स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत में काफ़ी सुधार कर सकता था। इस प्रणाली द्वारा वर्षों की मेहनत के फलस्वरूप मिलने वाले कभी कभार के पुरस्कारों के साथ मिलकर ये वास्तव में एक दोतरफा दृष्टिकोण था जो अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। अपना चुनाव करने के बाद रिवर वाइट ने सिस्टम का एक और मॉड्यूल खोलना शुरू कर दिया, प्रतिष्ठा फंक्शन। जब यह फंक्शन पहली बार सक्रिय किया गया था तब रिवर वाइट को इसके उद्देश्य के बारे में पता नहीं था और वह इस दौरान अत्यधिक तनाव की स्थिति में था, इसलिए वह इसके बारे में भूल गया था। लेकिन जब उन्होंने प्रतिष्ठा फंक्शन खोला तो वे सीधे तौर पर चौंक गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? भगवान के पास अब 500 से अधिक प्रतिष्ठा अंक कैसे हो सकते हैं? रिवर वाइट ने प्रतिष्ठा फंक्शन पर प्रदर्शित संख्या को खाली निगाहों से देखा, जिस पर अब 525 प्रतिष्ठा अंक प्रदर्शित हो रहे थे। सदमे में डूबे रिवर वाइट ने बगल में स्थित रेपुटेशन शॉप की ओर देखा। इससे पता चला कि उसके पास 52,500 प्रतिष्ठा अंक थे। प्रतिष्ठा का एक बिंदु साख के 100 बिंदुओं के बराबर होता है। इसके अलावा रेपुटेशन शॉप में और भी बहुत सी चीज़ें थीं। रिवर वाइट ने जल्दी से उन पर नज़र डाली और पाया कि वहाँ सब कुछ मौजूद था, यहाँ तक कि सिगरेट जैसी चीज़ें भी। यह क्या था? कोई घुसपैठ? गहन अध्ययन के बाद रिवर वाइट को आखिरकार समझ में आ गया कि यह प्रतिष्ठा फंक्शन वास्तव में किस बारे में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये रिवर वाइट की लोकप्रियता थी। 2 लगातार वांछित पोस्टरों के कारण, हालांकि वे अलग अलग लोगों के लिए थे, लेकिन वे दोनों ही रिवर वाइट के लिए थे, इसलिए कुछ समय के लिए उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। हालांकि ये केवल इसी उच्च स्तर तक सीमित था। रिवर वाइट के विश्लेषण के अनुसार यदि पूरे मध्य महाद्वीप को उसके बारे में पता होता तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का एक और अच्छा जरिया था। अध्याय 229 शुरू होने वाला है। प्रतिष्ठा की दुकान में सचमुच हर कल्पना योग्य चीज़ मौजूद थी, लेकिन जिस चीज़ ने जियांग शियाओबाई को सबसे ज़्यादा चौंकाया वह ये थी कि प्रतिष्ठा की दुकान में कोई भी सीधे प्रतिष्ठा अंकों के साथ साधना आधार खरीद सकता था। 10 वर्षों की साधना में केवल 1000 प्रतिष्ठा अंक खर्च होते हैं। जब जियांग शियाओबाई ने ये चीज़ देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। इतनी सस्ती? वह साधना प्राप्त करने के लिए अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा का पूरी तरह से उपयोग करने से खुद को लगभग रोक नहीं सका। हालांकि जियांग शियाओबाई जल्दी ही शांत हो गया। ये सस्ता लग रहा था, लेकिन अगर वह इसके पीछे के नियमों पर ध्यान से विचार करता तो ये साबित हो जाता कि ये प्रतिष्ठा अंक कितने कीमती थे। अब उसकी इतनी उच्च प्रतिष्ठा का कारण पूरी तरह से यही था कि उसने रास्ते में मौत को गले लगाया था। सिहाई शहर में प्रवेश करने के बाद से उसने एक पल के लिए भी मुसीबत खड़ी करना बंद नहीं किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः 1000 युआन राजवंश ने इसमें सबसे अधिक योगदान दिया। जब जियांग शियाओबाई को एहसास हुआ कि ये प्रतिष्ठा अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं तो उसने तुरंत इनका इस्तेमाल नहीं किया। अगर वह इन्हें यूं ही खर्च कर देता और बाद में कोई अच्छी चीज़ मिल जाती लेकिन उसके पास अंक कम पड़ जाते तो यह वाकई अफसोस की बात होती। नाजुक क्षणों में इनका उपयोग उसकी जान बचाने के लिए किया जा सकता है। अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद जियांग शियाओबाई ने फिलहाल स्थिति का अवलोकन करने और जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया।
यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस सिस्टम अपग्रेड के बाद कई अच्छी चीज़ें सामने आईं और प्रतिष्ठा फंक्शन में अब कई मॉड्यूल शामिल हो गए। रेपुटेशन मॉल के अलावा रेपुटेशन स्क्रॉल और 100 सिटी बैटल सिमुलेटर भी मौजूद थे। उसने प्रतिष्ठा स्क्रॉल खोलने के लिए क्लिक किया और पाया कि यह एक धूसर रंग का क्षेत्र था, लेकिन पहले 2 स्क्रॉल पर लाल विस्मय चिन्ह थे। बधाई हो होस्ट, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी हो गई है, आपको एक प्रारंभिक स्क्रॉल प्राप्त हुआ है। बधाई हो होस्ट, आपकी प्रतिष्ठा उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई है, आपको एक प्रारंभिक स्क्रॉल प्राप्त हुआ है। 2 लाल विस्मय चिन्हों पर क्लिक करने के बाद उसने अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनी और फिर दोनों स्क्रॉल सुस्त भूरे रंग से चमकीले रंगों में बदल गए। उन पर अनेक पैटर्न और डिज़ाइन बने हुए थे। ध्यान से देखने पर जियांग शियाओबाई ने पाया कि इन स्क्रॉल को पहेली की तरह जोड़ा जा सकता है और उन दोनों ग्रंथों का भी प्रभाव पड़ा। दोनों स्क्रॉल के संयोजन से वास्तव में मेरी साधना की गति में 2% की वृद्धि हुई। जियांग शियाओबाई ने स्क्रॉल इफेक्ट के विवरण को देखकर हैरानी जताई। यह इफेक्ट तो हद से ज़्यादा अद्भुत था। महज 2% को कम मत आंकिए, लेकिन साधना एक या 2 बार की बात नहीं है, इसके लिए समय के साथ संचय की आवश्यकता होती है। यदि जियांग शियाओबाई 10 वर्षों तक साधना करता तो ये पहले की तुलना में 2 या 3 महीने अधिक साधना करने के बराबर होता। जैसे जैसे समय बीतता है, अतिरिक्त समय भी बढ़ता जाता है, जिससे अदृश्य रूप से जियांग शियाओबाई की ताकत में सुधार की गति काफ़ी तेज हो जाती है। इसके तुरंत बाद जियांग शियाओबाई ये देखना चाहता था कि यदि वह इन सभी ग्रंथों को एकत्र कर ले तो इसका क्या प्रभाव होगा। हालांकि क्योंकि ये पांडुलिपियां अपूर्ण थीं, इसलिए इन्हें एकत्र करने से पहले इनका पूरा प्रभाव नहीं देखा जा सका। लेकिन केवल इन 2 पांडुलिपियों के सुधार प्रभाव के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि सभी पांडुलिपियों को एकत्र करने के बाद किस प्रकार के अतिरंजित प्रभाव दिखाई देंगे। एक पल के लिए जियांग शियाओबाई बेहद उत्साहित हो गया। हे सिस्टम, आखिरकार तुम एक बार तो भरोसेमंद साबित हुए। इस अपग्रेड से उन्हें वाकई में बहुत फायदा हुआ। अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाते हुए जियांग शियाओबाई ने जल्दी से आखिरी 100 सिटी बैटल सिमुलेटर खोला। 100 सिटी बैटल सिम्युलेटर होस्ट इस सिम्युलेटर का उपयोग विभिन्न लोगों से आए प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभाओं के प्रक्षेपणों से लड़ने के लिए कर सकता है। खैर, परिचय इतना ही सरल था। इसके अलावा एक लड़ाई शुरू करें बटन था और कुछ नहीं। हालांकि यह एक अच्छी बात भी थी। युद्ध के दौरान जानलेवा खतरा नहीं होना चाहिए, जिससे उसका अपना युद्ध अनुभव और भी बेहतर होगा। जोखिम रहित युद्ध, फिर भी जीवन मरण के युद्धों से प्राप्त युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि हासिल करने की क्षमता। यदि इस वस्तु का सही उपयोग किया जाए तो ये पिछले फाइटिंग बैटल स्क्रिप्चर से कम प्रभावी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल वह स्वाभाविक रूप से इसका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं बाद में इसे आजमाने का मौका ज़रूर निकालूंगा। वैसे ये तो मानो स्वर्ग से मिली कृपा है। इस बार सिस्टम का अपग्रेड ज़बरदस्त है। ये सोचकर जियांग शियाओबाई के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई। आप किस बारे में सोच रहे हैं? इसी क्षण बगल से शियाओ युवेई की बेहद घृणा भरी आवाज़ आई, जिसने जियांग शियाओबाई को उसकी खुशी से वापस खींच लिया। जियांग शियाओबाई तुरंत मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, मैंने बस महारानी के लिए कुछ करने के बारे में सोचा और मेरा दिल खुशी से भर गया। कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? शाओ युवेई ने ठंडे स्वर में कहा। अगर जियांग शियाओबाई ने पहले उसे बहलाने फुसलाने के लिए तरह तरह के तरीके न अपनाए होते तो शायद वह उस कुत्ते की बातों पर यकीन कर लेती। हम लगभग पागल दानवों की राजधानी पहुंच चुके हैं। अपना रूप बदल लो। मुझे पता है कि तुम अजीबोगरीब भेष बदलने की तकनीक में माहिर हो, इसलिए ध्यान रखना कि तुम खुद को उजागर न करो। शाओ युवेई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए यह महान कार्य पूरा करने से पहले तुम अभी भी शाही राजवंश के वांछित अपराधी हो। अगर तुम ऐसे समय में घिरकर मारे जाना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम तमीज़ से पेश आओ। पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने के बाद मेरे सभी निर्देशों का पालन करें। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको लाभों की कमी नहीं होगी और मैं आपको पागल दानव गुप्त मैदान से मिलने वाले सभी लाभ भी दे सकता हूं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शियाओ युवेई में लोगों को वश में करने की असाधारण कला थी। यहाँ तक कि जब वह कोई भव्य रचना करती थी तब भी वह लोगों को जरा सी भी नाराजगी नहीं होने देती थी, क्योंकि उसने जो भव्य कल्पना प्रस्तुत की थी वह काफ़ी लुभावनी थी। पागल दानव गुप्त भूमि से प्राप्त सभी लाभों को सौंप देना कई 100 मिलियन उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों से कहीं अधिक प्रभावी था। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो महारानी जी। क्या आपको लगता है कि मुझ जैसा कोई अभी भी कोई चाल चल सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिना दफन स्थान के जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। शाओ युवेई ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुमने भागने या लापरवाही से काम करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारी पहचान उजागर करने और सबको तुम्हारा पीछा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके जवाब में जियांग शियाओबाई ने मन ही मन केवल उपहास किया। उसके चेहरे पर कोई अन्य भाव नहीं दिखाई दिया।
जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ये व्यक्ति उसे ही बलि का बकरा बनाना चाहता था। बलि का बकरा, है ना? हाँ, इस बार कौन जीतेगा यह निश्चित नहीं है। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन उपहास किया। ... जल्द ही उड़ता हुआ खजाना पागल दानव राजधानी में स्थित वुहाई अकादमी में उतरा। चाहे कोई भी हो, पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वुहाई अकादमी में एकत्र होना पड़ता था। आज शाम आधिकारिक उद्घाटन का समय था, इसलिए जब जियांग शियाओबाई उड़ते हुए खजाने से बाहर निकली तो बाहर पहले से ही लोगों का हुजूम जमा था। कुछ दर्शकों के अलावा एक अलग बड़ा क्षेत्र था जहां मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड के उद्घाटन में भाग लेने आए सभी लोग खड़े थे। नवजात आत्मा अवस्था में कई लोग थे, शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में भी काफ़ी लोग थे, और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ विचलित क्षेत्र के प्राणी थे जो समूह का नेतृत्व कर रहे थे। जियांग शियाओबाई ने उन पर बस एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें हटा लीं। शाओ युवेई के पीछे पीछे समूह उस क्षेत्र में पहुंचा और तुरंत ही वुहाई अकादमी के एक बुजुर्ग ने आदरपूर्वक आगे कदम बढ़ाया। हे भगवान, उसका रवैया तो ऐसा था जैसे वह शाओ युवेई को अपनी मां की तरह मानता हो। शाही वंशजों में से कौन कौन आ चुके हैं? शाओ युवेई ने उदासीन भाव से बड़े से पूछा। उनकी 17वीं राजकुमारी को रिपोर्ट करते हुए अब तक केवल तीसरे राजकुमार ही पहुंचे हैं। तीसरा भाई। शाओ युवेई के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट झलक रही थी। अध्याय 230 योजना तैयार करें। 1000 युआन राजवंश में उनकी स्थिति वास्तव में निम्न नहीं थी और उनकी शक्ति भी अत्यंत असाधारण थी। हालांकि शाओ युवेई से ऊपर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे दबा रखा था। ये तीसरा राजकुमार शियाओ वुवेई उनमें से एक था। न तो उसकी वर्तमान स्थिति और न ही उसकी शक्ति की तुलना शियाओ युवेई से की जा सकती थी। जैसे ही जियाओ युवेई को ये खबर मिली, बगल से एक तेज आवाज आई। 17वीं बहन, तुम अभी अभी क्यों आ रही हो? जियाओ वुवेई बनावटी मुस्कान लिए आगे बढ़ा और बोला, इस बार सम्राट ने आपसे बहुत उम्मीदें रखी हैं। तीसरे भाई, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आपकी तुलना में मेरी ताकत का जिक्र करना भी उचित नहीं है। 17वीं बहन, ऐसा क्यों कर रही हो? यही सच है। क्या तुम ऐसे समय में मेरे साथ विनम्रता दिखा रही हो? शाओ वुवेई मुस्कुराया और आगे बढ़ा, सीधे शाओ युवेई के सामने आकर खड़ा हो गया। ऊपर से उसे नीचे देखते हुए उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने मदद ढूंढ ली है, और यहाँ तक कि व्हाइट क्रेन ने भी उसे ढूंढ निकाला है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसी से मेरे खिलाफ जीत सकते हो तो तुम सचमुच सपना देख रहे हो। शाओ वुवेई ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुमने ही तैयारी की है? शाही वंशज तो बहुत सारे हैं, तुम अकेले समझदार नहीं हो। याद दिलाने के लिए धन्यवाद तीसरे भाई। लेकिन तीसरे भाई, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। इस बार मेरा आपसे प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है, जियाओ युवेई ने हंसते हुए कहा। शियाओ वुवेई के चेहरे का पीलापन और गहरा हो गया और अंततः उसने शियाओ युवेई पर एक नज़र डाली, फिर अपने चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान वापस लाकर चला गया। शियाओ वुवेई की पीठ को ध्यान से देखते हुए शियाओ युवेई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। रिवर वाइट, जब समय आएगा तो तुम्हें मेरे तीसरे भाई से सावधान रहना होगा। अगर तुम अपने कार्यों में सावधानी नहीं बरतोगे और उसे पता चल गया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल का गुस्सा केवल रिवर वाइट पर ही निकल सकता हो, इसलिए जियाओ युवेई ने तुरंत उसे ठंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा, और हाँ, अगर तुम मेरे तीसरे भाई से मिलो तो बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत गुस्सा है। रिवर वाइट, उसने जियाओ वुवेई को कब नाराज किया था? उसे यह बात क्यों नहीं पता थी? क्या तुमने मुझे सुना? जियाओ युवेई ने भौहें चढ़ाते हुए उसे ठंडे लहजे में डांटा। इसके बाद रिवर वाइट ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन वह तो सिर्फ तीसरा राजकुमार है। महाराज, बस मुझे बताइए कि आप उसे कैसे मरवाना चाहते हैं और मैं उसे सीधे मार डालूंगा। वह पहले से ही प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र में है। क्या आपको यकीन है कि आप उसे मार सकते हैं? जियाओ युवेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिवर वाइट ने सूखी खांसी करते हुए कहा, आज मौसम अच्छा है। शाम को मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। शाओ युवेई ने रिवर वाइट को व्यंग्य भरी नज़र से देखा और फिर कुछ नहीं कहा। वुहाई अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में वे कुछ लोग इस क्षेत्र में स्थित एक मंडप में पहुंचे। वे तीनों मंडप के किनारे पर बैठे थे, उस जगह से कुछ ही दूरी पर जहां तीसरा राजकुमार बैठा था। जियाओ वुवेई के लोग मौजूद थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर देखा, बिना किसी संघर्ष के। अब उन्हें बस समय के धीरे धीरे बीतने का इंतजार करना था। समय आने पर सभी लोग वुहाई अकादमी से निकलकर पागल दानव घाटी की ओर रवाना हो जाएंगे। वहां एक अभूतपूर्व रूप से अराजक युद्ध होगा। शाओ युवेई का चेहरा कुछ गंभीर था, उसकी आंखें मंडप से बाहर टकटकी लगाए हुए थीं, वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही है। दूसरी ओर रिवर वाइट और एनरान पूरी तरह से बेफिक्र थे।
उनके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने हवेली से चुराए गए स्वादिष्ट व्यंजन निकाले और जी भरकर खाने पीने लगे। वाइन पीते और ताज़ा साशिमी खाते हुए रिवर वाइट स्वादिष्ट स्वाद पर मुग्ध हो गया, उसकी निगाहें दूर कहीं टिक गईं। यद्यपि इस क्षेत्र में इस समय बहुत से लोग मौजूद थे, फिर भी एक राजवंश, 4 संप्रदायों और 5 पर्वतों से संबंधित लोग मुर्गियों के बीच सारस की तरह असाधारण रूप से विशिष्ट थे, क्योंकि उन सभी ने अपनी अपनी सेनाओं की वर्दी पहन रखी थी। स्वॉर्ड सी सेक्ट, सिल्वर मून सेक्ट, जियोवान माउंटेन, जेड पीक माउंटेन। सभी लोग आ चुके थे, लेकिन रिवर वाइट ने केवल इन 4 को पहचाना। उसने जल्दी से उन पर नज़र डाली और फिर जेड पीक माउंटेन की टीम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जिस मंडप में जेड पीक माउंटेन स्थित था, उसकी छत पर गहरे स्याही जैसे रंग का वस्त्र पहने एक दुबली पतली आकृति खड़ी थी। उसकी आकृति को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वह बेहद खूबसूरत थी। वो आंकड़ा, उफ, देखकर मुंह में पानी आ गया। बॉस, आपको उस महिला से सावधान रहना होगा, वह जेड पीक माउंटेन की संत हैं। एन रैन ने रिवर वाइट की निगाहों का पीछा किया और जून हुआनलिंग की पीठ देखी। उसका नाम जून हुआनलिंग है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह विभाजित आत्मा के स्तर पर है। उसके सामान्य ठंडे व्यवहार से धोखा मत खाना, वह वास्तव में एक राक्षसी है। जिस पर भी उसकी नज़र पड़ती है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। वह उन सभी के साथ तब तक खेलती है जब तक वे लगभग मर नहीं जाते। रिवर वाइट की आंखें चमक उठीं। ओह, तो आपका मतलब है कि यह जेड पीक माउंटेन वास्तव में एक दोहरी साधना संप्रदाय है? द्विप्रयोगशाला तो बिल्कुल भी नहीं। पास ही खड़ी जियाओ युवेई खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से में बोली, तुम्हें जून हुआनलिंग को बिल्कुल भी उकसाना नहीं चाहिए। वह कोई मामूली परिवार से नहीं आती, उसकी उत्पत्ति केवल जेड पीक माउंटेन की संत होने जितनी सरल नहीं है। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। हालांकि मैं जियांग निडर हूं और स्वतंत्रता से प्यार करता हूं, फिर भी मुझमें मर्यादा का भाव है। मैं स्वाभाविक रूप से उन लोगों को उकसाऊंगा नहीं जिन्हें नहीं उकसाना चाहिए। रिवर वाइट ने अपनी छाती थपथपाई और घोषणा की, लेकिन तभी जियाओ युवेई ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, तो आपकी नज़र में मेरा 1000 युआन राजवंश ऐसा कोई है जिसे आप उकसाने का जोखिम उठा सकते हैं? कुछ ऐसा ही। रिवर वाइट ने वाइन का एक घूंट लिया। बात बस इतनी सी है कि मेरा राजवंश तुमसे उलझना नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे तरीकों से तुम कब तक छिप पाओगे? शाओ युवेई ने व्यंग्य करते हुए कहा, सफ़ेद सारस को मत भूलो। मेरे राजवंश में उसके जैसे अनगिनत लोग हैं। अरे, तुम तो बड़े घमंडी हो। अगर तुम्हारे पास क्षमता होती तो लॉर्ड तो कब का मर चुका होता। क्या अब मेरी बारी होगी यहाँ बैठने की? रिवर वाइट ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। सच में, वह इस समय शियाओ युवेई के साथ सख्ती नहीं बरत सकता था, लेकिन वह मौखिक रूप से उसका फ़ायदा उठाने में ज़रा भी नरमी नहीं बरतेगा। शाओ युवेई इतनी गुस्से में थी कि वह उसे जान से मार देना चाहती थी। रिवर वाइट को घूरने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगी। अपने कंधे उचकाते हुए रिवर वाइट खड़ा हुआ, शराब का एक बर्तन उठाया और बालकनी में चला गया, रेलिंग पर झुककर बाहर की स्थिति का अवलोकन करने लगा। इस समय तक उसने और आन रान ने अपना चेहरा बदल लिया था। उनका मेकअप इतना सटीक था कि कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना रूप बदला तो शियाओ युवेई भी हैरान रह गई। तो अब रिवर वाइट बहुत हैरान था, वाइट क्रेन को उस समय उसकी असली पहचान कैसे पता चली? बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? एनरान थोड़ा और करीब आए और फिर कानाफूसी करते हुए बोली, तुम भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? बकवास, मैं तो भाग ही जाऊंगी। न सिर्फ भाग जाऊंगी, बल्कि मेरे गुस्से के साथ, बॉस, उस छोटी लड़की का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। रिवर वाइट ने ठंडी सांस ली, फिर उसने पास ही भीड़ में हलचल देखी, क्योंकि लोगों का एक समूह धीरे धीरे दूसरों से घिरा हुआ अपने मंडप की ओर बढ़ रहा था। मोटे, क्या तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता? अब इन लोगों के बारे में मुझे बताने का अच्छा समय है, ताकि मैं तैयारी और योजना बना सकूं। जब वह बोल रहा था तो रिवर वाइट की आंखों में थोड़ी सी शीतलता दिखाई दी। अध्याय 231 बॉस आ गया है। तथाकथित तैयारी योजना का उद्देश्य निश्चित रूप से उनसे निपटना था। इस बार मैं डेमन सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश करने का जियांग शियाओबाई का सबसे बड़ा लक्ष्य इन सभी लोगों को लूटना था और एक को भी पीछे नहीं छोड़ना था। अन्यथा, यदि वह इसी तरह की छोटी मोटी झड़पों को जारी रखता रहा तो उसके दोनों महान पिता कब तक उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? खैर, ये तो सिर्फ एक लूटपाट थी। हत्या करना तो स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि वह जानता था कि जड़ों को जड़ से न उखाड़ने से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। ये पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय राज्य की शीर्ष शक्तियों में से सबसे प्रमुख संत बालक और संतनियां थीं। अगर वह सचमुच उन सभी को मार डालता तो बहुत मजा आता। जियांग शियाओबाई पूर्वी क्षेत्र के मध्य राज्य में रहने के बारे में भूल ही सकता था। उस समय पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय राज्य की सभी ताकतें उसे पकड़ने के लिए एकजुट हो जाएंगी। जब तक वह सीधे तौर पर विपत्ति पारगमन चरण का साधक नहीं बन जाता, तब तक उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा।
ठीक है फिर। एनरान ने सिर हिलाया, फिर उनकी ओर आती हुई खूबसूरत महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ये 1000 युआन राजवंश की लंबे समय से प्रसिद्ध राजकुमारी शियाओ रुयू हैं। जहाँ तक मुझे पता है उसकी शक्ति संभवतः प्रारंभिक चरण के ध्यान भटकाने वाले स्तर पर थी, लेकिन उसकी शक्ति बेहद विचित्र है। मुझे नहीं पता कि उसने किन विधियों का अभ्यास किया है, लेकिन वह दिव्य रूपांतरण के अंतिम चरण के साधकों का पूरी तरह से मुकाबला कर सकती है, और उसने दिव्य रूपांतरण के अंतिम चरण के कई साधकों को मार डाला है। ये सुनकर जियांग शियाओबाई भी बेहद हैरान रह गया। एक और खौफनाक सरगना, प्रारंभिक चरण में ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र में दैवीय परिवर्तन के अंतिम चरण से मुकाबला करना, और यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को मार डालना। क्या आपने यह नहीं कहा था कि इस एक राजवंश, 4 संप्रदायों, 5 पर्वतों में केवल 3 ही विकर्षण क्षेत्र के संत बालक और संतनियाँ हैं? जियांग शियाओबाई ने आश्चर्य से पूछा, उस तीसरे राजकुमार को भी गिन लें तो अकेले 1000 युआन राजवंश में 2 ही हैं। खांसी, मैंने 1000 युआन राजवंश को शामिल नहीं किया क्योंकि 1000 युआन राजवंश में कुल 5 व्याकुलता क्षेत्र अस्तित्व हैं। धिक्कार है। जियांग शियाओबाई ने लगभग 10 मीटर दूर तक मुंह भर पुराना खून उगल दिया। जियांग शियाओबाई के जानलेवा इरादे को भांपते हुए आनरान ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले इतने क्रूर होंगे बॉस, वरना मैं आपको जरूर बता देती। ठीक है, बकवास बंद करो, मुझे विस्तार से बताओ। ओह, ये शियाओ रुयू न केवल बलवान है बल्कि खूबसूरत भी है। अफवाहों के अनुसार उसका हुफू पर्वत के संत बालक ली किंगलोंग के साथ प्रेम संबंध है। जियांग शियाओबाई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात है? हे भगवान, तुम मोटे तो पपराजी बनने के लिए ही बने हो, तुम्हें ये कैसे पता चला? असल में पूर्वी क्षेत्र के सेंट्रल स्टेट में हर कोई जानता है, वे दोनों बचपन के प्रेमी थे और वे इतने समय से रिश्ते में हैं। एनरान ने शांत भाव से कहा, और इन विभिन्न संप्रदायों और शक्तियों में से एक और ऐसा संप्रदाय है जिसमें प्रारंभिक चरण के विचलित क्षेत्र का संत बालक है, और वह ये हुफू पर्वत है। हालांकि हुफू पर्वत काफ़ी खास है, यह एक रासायनिक शक्ति का केंद्र है। यद्यपि ये ली किंगलोंग नवजात आत्मा अवस्था में है, उसकी युद्ध शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। जियांग शियाओबाई ने शांत भाव से सिर हिलाया, वह स्वाभाविक रूप से यह जानता था। कोंग युहुआई की तरह ही उस व्यक्ति की रसायन विद्या की शक्ति जबरदस्त थी, लेकिन वह प्रेरित नहीं था और दिन भर केवल रसायन विद्या में लीन रहना जानता था, इसलिए उसकी साधना अभी भी केवल स्वर्णकोर चरण में ही है। दूसरों से अपनी तुलना करना बेहद निराशाजनक हो सकता है। हालांकि 5 लोर्ड्स माउंटेन की तुलना हुफू माउंटेन से स्वाभाविक रूप से नहीं की जा सकती। आखिरकार उनकी भौगोलिक स्थिति अनुकूल है और उनके चारों ओर कई शक्तिशाली शक्तियां मौजूद हैं। एक संत बालक के रूप में, भले ही इसका मतलब अमृत का संचय करना हो, उनकी साधना को बढ़ाना आवश्यक है। थोड़ी देर में मैं ये पता लगाऊंगा कि जिनयिन पवेलियन के हुआ किंगपिल व्यवसाय का हुफू पर्वत से कोई संबंध है या नहीं। शायद यह संबंध मजबूत करने का एक तरीका हो। जिनयिन पवेलियन की बात करें तो जियांग शियाओबाई को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने वहां महीने में एक बार जाने का वादा किया था, लेकिन इतना समय बीत गया था और वह भागता फिर रहा था, यहाँ तक कि उसने सिहाई शहर का दौरा भी नहीं किया था। इस मामले के सुलझ जाने के बाद मुझे अपनी कुछ व्यवस्थाएं भी करनी होंगी, इसमें और देरी करना उल्टा पड़ सकता है। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन सोचा। इसी समय शियाओ रुयू भी मंडप में प्रवेश कर चुकी थी। उसका व्यवहार भव्य था। उसने प्रवेश करते ही सबको नजरअंदाज कर दिया और सीधे मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ी। जियांग शियाओबाई ने स्पष्ट रूप से शियाओ युवेई के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए रेलिंग पर झुक गया और आसपास की स्थिति का अवलोकन करने लगा। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, कई प्रसिद्ध संत बालक और संतनियां अपनी अपनी सेनाओं के साथ एक के बाद एक आते गए। दिंगतियान संप्रदाय के संत बालक मो लैंगक्सिंग एक बेहद कठोर, क्रूर और भयावह दिखने वाला युवक था, जो किसी ऐसे खलनायक की तरह था जो केवल घूरकर ही बच्चों के समूह को डरा सकता था। ईविल शैडो सेक्ट के लोग भी काफ़ी विचित्र थे। ये कई शक्तियों में से एकमात्र दुष्ट संप्रदाय था। ईविल शैडो सेक्ट के शिष्य एक विशेष तकनीक का अभ्यास करते थे जिससे वे अपने प्राणिक रक्त को जलाकर अपनी साधना की गति बढ़ा सकते थे और अपनी क्षमता को बढ़ा सकते थे। हालांकि ऐसी तकनीक असंभव सी लगती थी, लेकिन इसमें शरीर के महत्वपूर्ण रक्त को संघनित करने के लिए असंख्य संसाधनों की खपत होती थी। अन्यथा इस तकनीक का कुछ बार उपयोग करने से व्यक्ति स्वयं बेकार हो जाता था। और ईविल शैडो सेक्ट का संत बालक लिन लियांग तो और भी ज्यादा भयावह व्यक्ति था, जिसकी शक्ल बेहद ठंडी थी, नुकीले दांत और तीखी जुबान थी, जो देखने में एक अविकसित बंदर जैसा लगता था। हुफू पर्वत का संत बालक तो नहीं आया, लेकिन कई शिष्य आए। आनरान के अनुसार ये शिष्य केवल औपचारिकता निभा रहे थे और उनमें से बहुत कम ही वास्तव में पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करेंगे। अंत में कियानकुन पर्वत और मिंगहाई पर्वत थे। कियानकुन पर्वत की संत सुया नाम की एक जीवंत और मनमोहक लड़की थी, जिसकी शक्ति शरीर से बाहर निकलने की अंतिम अवस्था के चरम पर थी।
मिंगहाई पर्वत के संत बालक जू नुओचेंग काफी पारंपरिक थे, जो एक अत्यंत अंतर्मुखी एकांतप्रिय बड़े लड़के की तरह दिखते थे, जिनका चेहरा लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को देखकर लाल हो जाता था। 1000 युआन राजवंश के कई वंशज भी आए, लेकिन उनमें से सभी नहीं, क्योंकि राजवंश ने नियम बना रखे थे कि हर कोई आने के योग्य नहीं था। इस समय तक सभी शिष्य और शीर्ष बलों के सदस्य पहुंच चुके थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 1000 युआन राजवंश की 4 प्रमुख अकादमियां भी इस पागल दानव गुप्त मैदान आयोजन में भाग लेने वाली थीं। अन्य लोगों को छोड़ दे तो केवल इन बलों से शिष्यों के लिए ही 1000 से अधिक लोगों की संख्या थी, और अन्य मार्शल आर्टिस्टों और परिवार के सदस्यों को भी गिने तो आसानी से 3 से 4000 लोग थे। ये दृश्य काफी चौंकाने वाला था। सबसे निचला साधना स्तर नवजात आत्मा अवस्था में था, जबकि अधिकांश लोग आत्मा उद्भव मध्य अवस्था या शरीर से बाहर निकलने की अंतिम अवस्था में थे। एक ही स्थान पर इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आभा को मुक्त किए बिना भी सिर में झुंझुनी सी महसूस होती है। इस दृश्य को देखकर आनरान थोड़ी हैरान रह गई। बॉस, लगता है इस बार हम लापरवाही नहीं बरत सकते। किसने कहा कि हम मनमानी नहीं कर सकते? क्या तुम भूल गए कि हम क्यों आए थे? हम तो खास तौर पर हंगामा खड़ा करने आए थे। जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी, चिंता मत करो, तुम्हारे बॉस के यहाँ होने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम जीत नहीं सकते तो हम भाग जाएंगे। क्या आपको अपने बॉस के भागने के कौशल पर भरोसा नहीं है? एनरान ने सिर हिलाया। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन वह चुप रहा, स्पष्ट रूप से उस दृश्य से उत्तेजित था। जैसे ही वो हाई अकादमी के लोग समय आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक सुनसान कोने में मूर्खतापूर्ण भावों वाले 3 हटे कट्टे आदमी हडल्ड होकर बैठे थे, सभी पट्टियों में कसकर लिपटे हुए थे। अगर जियांग शियाओबाई यहाँ होता और उन तीनों को देखता तो वह निश्चित रूप से अपने होंठ सिकोड़ता, आह भरता और अपना माथा रगड़ता। उसके चेहरे से भावुक आंसू बहने लगते थे। अध्याय 232 बोन माउंटेन में आकृत्य। बड़े भाई, क्या इस बार हम उस आदमी को मार गिराने में कामयाब होंगे? तीसरे भाई जी झांग ने पूछा। हम इस बार तो यह पागल दानव गुप्त मैदान खतरों से भरा हुआ है। हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, वरना मैं तुम्हें अब तक इंतजार क्यों करवाता? बड़े भाई जी झांग ने गर्व से कहा। बिग ब्रदर शानदार है। बिग ब्रदर बहुत शक्तिशाली है। नहीं तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हो सकता था? माँ ने मुझे पहले जन्म दिया क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। सबसे बड़े भाई जी झांग ने फिर से गर्व से कहा। जब समय आएगा तो हम स्थिति के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम तीनों भाई मिलकर उस बच्चे से खजाने की चाबी छीन लेंगे और फिर हम आपको सूचना दे देंगे। हम बिग ब्रदर की बात सुनेंगे। मैं भी। समय धीरे धीरे बीतता गया और अंततः शाम होने वाली थी। प्रतीक्षा क्षेत्र, जो पहले काफी शोरगुल भरा था, अब पूरी तरह शांत था। सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई दूर क्षितिज पर डूबते सूरज को उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही समय आता, हर कोई तुरंत बेतहाशा दौड़ने लगता। इस क्षेत्र के पूर्व में एक विशाल द्वार था। वहां से निकलने पर वे पागल दानव घाटी में तेजी से प्रवेश कर सकते थे। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा जल्दी आने वाले को ही मिलती हैं। जियांग शियाओबाई ने कई लोगों को एक साथ मिलकर साहसिक कार्य करने की तैयारी करते हुए भी देखा। लगभग समय हो गया है। तुम दोनों तैयार हो जाओ। जब हम तीनों अंदर जाएंगे तो हमें मुख्य समूह के साथ ही रहना होगा। इसी क्षण जियाओ युवेई जियांग जियाओबाई के पास पहुंची। जियांग शियाओबाई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मुख्य समूह के करीब रहना है? बिल्कुल सही। शाही वंशज कम से कम पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने से पहले एक साथ काम करते हैं। यह मेरे शाही पिता द्वारा निर्धारित नियम है। शाओ युवेई ने शांत भाव से कहा, फिर हाथ हिलाया और उसके पीछे 5 लोग प्रकट हुए। उनमें से 4 लोग शरीर से बाहर निकलने की अंतिम अवस्था के शिखर पर थे और दूसरा व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था के ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र में था। मैं अधिकतम इन 5 लोगों को ही ला सकती हूँ। समय आने पर आप सबको आपस में अच्छे से घुल मिल जाना होगा। जियाओ युवेई के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन जियांग शियाओबाई ने देखा कि उन 5 के चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आखिरकार इन 5 लोगों के सामने उसकी साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था। हालांकि जियांग शियाओबाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे डूबते सूरज को देखते हुए उसने मन ही मन अपनी आगे की योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। बाल्टी लेकर भागना अपरिहार्य था। ऐसे बॉस का पीछा करते हुए उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। वास्तव में शाही वंशज सभी क्षुद्र हृदय के थे। ये संभव था कि जियाओ युवेई चक्की पीसने के बाद गधे को मार डाले और जियांग जियाओबाई के पास इससे निपटने का कोई तरीका न हो। इसके बाद जियांग शियाओबाई ने अपना ध्यान रेपुटेशन मॉल पर केंद्रित किया। क्या मुझे साधना के बदले इसे बदलना चाहिए? जियांग शियाओबाई ने मन ही मन अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 10 वर्षों की साधना के बदले 1000 प्रतिष्ठा अंक मिलते हैं। उसके पास फिलहाल 50,000 अंक थे। 10,000 अंक खर्च करके 100 वर्षों की साधना करने से वह निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त कर लेगा।
लेकिन वह ऐसा करने के लिए वास्तव में अनिच्छुक था। उसके कुल अंक इतने ही थे। अगर वह 10,000 खर्च करता है तो उसे उसका 5वां हिस्सा खोना पड़ेगा, और उस 5वें हिस्से को फिर से जमा करने में कितना समय लगेगा यह अज्ञात है। बधाई हो होस्ट, आपने एक विकल्प को सक्रिय कर दिया है। पहला विकल्प, पागल दानव गुप्त भूमिकाल के दौरान साधना न बढ़ाएं। पुरस्कार, 10 वर्ष की साधना। विकल्प 2, पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने के आधे महीने के भीतर आत्मा उद्भव की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करें। पुरस्कार, 5 प्रतिष्ठा अंक, 10 वर्षों की साधना, गहन हिमशी आत्मा सार का एक भाग। विकल्प 3, पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने के 7 दिनों के भीतर आत्मा उद्भव प्रारंभिक चरण में प्रवेश करें। पुरस्कार, 10 प्रतिष्ठा अंक, साधना को जबरन स्थिर करने का एक मौका, एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन ताबीज। संकेत, प्रतिष्ठा मॉल में साधना का आदान प्रदान करके साधना में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। उल्लंघन करने पर मेजबान को 100 वर्षों तक नपुंसकता का दंड भुगतना पड़ेगा। जियांग शियाओबाई अपने सामने मौजूद विकल्पों को देखकर स्तब्ध रह गया। हे भगवान, अपग्रेड करने के बाद ये सिस्टम वाकई बदल गया है। क्या यह मन भी पढ़ सकता है? उसने तो सिर्फ अपने मन में ही इसके बारे में सोचा था, है ना? लेकिन जब उसने वह सजा देखी तो उसे अपने गुप्तांगों में सिहरन-सी महसूस हुई। 100 वर्षों तक नपुंसकता, धिक्कार है इस व्यवस्था पर, तुम तो बिल्कुल भी मानवीय नहीं हो। ऐसी सजा के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जियांग शियाओबाई ने पहले विकल्प को तुरंत खारिज कर दिया। क्या मजाक कर रहे हो? अगर वह अपनी साधना में सुधार नहीं करता तो वह भूगर्भीय दृष्टि से शुभ शमशान स्थल खोज सकता था। उन्हें सबसे ज्यादा हिचकिचाहट दूसरे और तीसरे विकल्पों को लेकर थी। बेशक जोखिम जितना अधिक होगा, इनाम भी उतना ही अधिक होगा, हालांकि असफलता की कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर इसे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हे भगवान, अगर वह असफल हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। धिक्कार है, मैं जोखिम उठाऊंगा। 7 दिन तो 7 दिन ही होते हैं। तब तक अंदर निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन होंगे। सबसे बुरी स्थिति में लॉर्ड उन्हें लूटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन दांत पीसते हुए तीसरा विकल्प चुना। एक जोखिम उठाओ और साइकिल मोटरसाइकिल में बदल जाएगी। इसके अलावा यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन ताबीज भी बेहद उपयोगी था, जो एक और जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता साबित हुआ। उन्हें विश्वास था कि इसका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें वहीं फंसे रहने की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये भी एक संभावना थी। अंततः आधा सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और वुहाई अकादमी के एक बुजुर्ग की घोषणा के साथ ही 3 से 4 हजार लोग उस क्षेत्र से बाहर निकल आए। जियांग शियाओबाई आन रान के साथ शियाओ युवेई के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे और उनकी पूरी टीम ने 1000 युआन राजवंश की मुख्य सेना का अनुसरण किया। यह उल्लेखनीय है कि जियांग शियाओबाई ने देखा कि अन्य लोग भी समूहों में यात्रा कर रहे थे और 4 संप्रदायों और 5 चोटियों ने मिलकर एक बहुत बड़ी टीम का गठन किया था। मत देखो, पागल दानव के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कोई भी पुरानी शिकायतों के कारण परेशानी पैदा नहीं करेगा। इसका कोई फायदा नहीं है। आखिरकार बाहर के संसाधन और अवसर गुप्त क्षेत्र के अंदर के संसाधनों और अवसरों से कहीं अधिक अतुलनीय हैं। शियाओ युवेई की आवाज बगल से सुनाई दी, जल्दी करने पर ध्यान दो। अगर फिर से ध्यान भटका तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। जियांग शियाओबाई ने मुंह फुलाते हुए कहा, अब तुम बॉस हो, इसलिए फैसले तुम ही लोगे, है ना? जल्द ही पूरा समूह अलग अलग परतों में बंटने लगा। सबसे आगे दौड़ने वाले बागी साधक थे, जबकि प्रमुख शक्तियों की मुख्य सेनाएं धीमी गति से उनके पीछे पीछे चल रही थीं। सच कहें तो वे बागी साधक एक खुले जाल में फंस गए थे। अगर वे तुरंत आगे नहीं बढ़ते तो जब मुख्य सेना हमला करती तो उनके पास न तो संसाधन बचते और न ही अवसर। लेकिन अगर वे हताशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वे अग्रिम पंक्ति बन जाएंगे, दूसरों को रास्ता खोजने में मदद करेंगे और उनका नुकसान सबसे अधिक होगा। मुख्य बात यह थी कि ये अवसर बेहद लुभावने थे। कोई भी विरोध नहीं कर सका। उस समय हर किसी को लग रहा था कि वह भाग्यशाली होगा और इतने सारे लोगों के बीच अगर किसी को मरना भी पड़े तो उसकी बारी नहीं आएगी। दुखद, अफसोसजनक, भीड़ का अंधाधुंध अनुसरण करने का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर होगा, इतना गंभीर कि आपको इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। लेकिन अवसरों को देखते हुए कोई भी पीछे रहने को तैयार नहीं था। जल्द ही सभी के सामने एक विशाल नंगी पत्थर की पर्वत श्रृंखला दिखाई देने लगी। 10,000 झांक बोन माउंटेन पहुंच चुके थे। बोन माउंटेन के पीछे मैट डेमन वैली थी। दरअसल यहाँ कोई खतरा नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि यह हड्डियों का पहाड़ सचमुच बहुत डरावना था और इसे पहली बार देखने पर किसी का भी दिल दहला देने वाला था। सच कहूं तो जियांग शियाओबाई भी पूरी तरह से हैरान था। पिछले जन्म में उसे ऐसा पहाड़ देखने का मौका कहाँ मिला होगा। जैसे ही वह चौंका, अचानक उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसने पर्वत की चोटी पर एक जगह को ध्यान से देखा। ये क्या बकवास है? क्या ये कोई इंसान है? अध्याय 233 अंदर क्या है? 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 233 अंदर क्या है?
पहाड़ की चोटी पर धुंधली सी आकृति को देखकर रिवर वाइट अपनी आंखों को मलने से खुद को रोक नहीं पाया। वह व्यक्ति 10,000 झांग बोन माउंटेन पर क्या कर रहा था? फैटी, क्या तुमने वहां किसी को देखा? रिवर वाइट ने जल्दी से एन रान से पूछा। एन रान भी चौंक गई। धिक्कार है बॉस, मुझे डराओ मत। ये 10,000 झांग बोन पर्वत बहुत ही रहस्यमय है। इस पर कोई कैसे हो सकता है? तो जाकर देखो। एन रैन ने तुरंत उस दिशा में देखा जिधर रिवर वाइट इशारा कर रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह जगह बिल्कुल खाली और साफ थी। नहीं बॉस, यहाँ कोई नहीं है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं। रिवर वाइट स्तब्ध रह गया और उसने अपनी आंखें फिर से मल लीं, लेकिन वह असमंजस में था। जिस स्थान पर उसने पहले वह आकृति देखी थी वह अब खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। क्या मैंने गलत देखा? रिवर वाइट ने मन ही मन सोचा। मालिक, मैं कसम खाती हूँ ये पहाड़ इतना साफ है कि मैं अपनी पूरी ताकत से एक चींटी को भी देख सकती हूँ। आन रान ने शपथ ली। एक पल के लिए रिवर वाइट को लगा कि उसने शायद गलत देखा है और उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने रास्ते पर चलता रहा। ये 10,000 झांग बोन पर्वत देखने में बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला को पार करने में उन्हें पूरा आधा घंटा लग गया। इससे पता चलता है कि 10,000 झांग बोन पर्वत कितना विशाल था, क्योंकि यह एक पर्वतीय श्रृंखला थी जिसमें केवल एक ही विशाल चोटी बादलों तक पहुंचती थी। जब उनके सामने एक बेहद गहरी खाई दिखाई दी तो आसपास की रोशनी पहले से ही बहुत कम थी, रात होने ही वाली थी। आगे मैट डेमन वैली है, हमला करो। आगे बिखरे हुए किसान दहाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। भीड़ के बीच रिवर वाइट ने सामने मौजूद खाई को टकटकी लगाकर देखा। आसपास की रोशनी पहले से ही कम थी, जिससे खाई की पूरी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव था, लेकिन वह केवल इतना ही महसूस कर सकता था कि यह खाई अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। अन्यथा ये घोर अंधकार में क्षेत्र के रूप में दिखाई नहीं देता। सावधान रहना, एक बार जब तुम पागल दानव घाटी में प्रवेश कर जाओगे तो खतरा मंडराएगा, जियाओ युवेई ने उसके बगल में शांत भाव से कहा। रिवर वाइट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे ये बताना सुविधाजनक होगा कि अंदर क्या खतरे हैं? अंदर जाकर पता चल जाएगा। वैसे भी लगभग समय हो गया है, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जियाओ युवेई हंसते हुए बोली, जल्दी करो, आगे ज्यादा लोग नहीं बचेंगे। ये सुनकर रिवर वाइट चौंक गई और उसने पैनी नज़र से आगे देखा। इस समय बिखरे हुए साधकों का अग्रिम दस्ता पागल दानव घाटी में प्रवेश कर चुका था। यहाँ का भूभाग अभी अपेक्षाकृत समतल था और गहराई भी अधिक नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे वे गहराई में उतरते, गहराई बढ़ती जाती और स्थान भी विस्तृत होता जाता। उनके प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद मैट डेमन वैली के भीतर अचानक एक भयानक आभा प्रकट हुई। इस आभा ने उन पर हमला किया, जिससे रिवर वाइट तुरंत घबरा गई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, आगे से चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें सुनाई दीं। रात की ठंडी हवा चल रही थी और हवा के साथ आती ये दिल दहला देने वाली चीखें लोगों को कँपकपा रही थीं। कमजोर दिल वालों के तो पैर कांपने लगे, वे डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गए। कई लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो बस शुरुआत है, ज्यादा उत्साहित मत हो, जियाओ युवेई ने बगल में देखते हुए व्यंग्य किया। रिवर वाइट, तुम कितनी बहादुर हो, अब चुप क्यों हो? अंदर आखिर है क्या? रिवर वाइट ने अचानक शियाओ युवेई की ओर देखा। उसकी निगाहें तीखी थीं, जिनमें रक्तपात की झलक थी। यहाँ तक कि शियाओ युवेई भी चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें इतनी स्पष्ट रूप से यह जानने की क्या जरूरत है? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी मौत किसके हाथों होगी? तुम्हें पता है या नहीं? रिवर वाइट ने फिर पूछा, उसकी आवाज़ ठंडी होती जा रही थी। बेशर्मीली, अपनी हैसियत का ख्याल रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी से इस तरह बात करने की? इसी क्षण आउट ऑफ बॉडी लेट स्टेज के शिखर पर मौजूद एक गुरु ने अचानक रिवर वाइट को फटकारा, यह मत भूलो, यह महारानी ही थी जिन्होंने तुम्हें यह अवसर दिया, अन्यथा तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा होता। रिवर वाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस व्यक्ति को ठंडेपन से देखा। उसके दिल में पहले से ही हत्या का इरादा झलक रहा था। इस समय जियाओ युवेई ने आखिरकार कहा, ठीक है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। हालांकि कोई नहीं जानता कि वे कैसे प्रकट हुए। वैसे भी वे हमारे 1000 युआन राजवंश के अस्तित्व में आने से पहले से ही यहाँ थे। रिवर वाइट ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैट डेमन वैली से वह असामान्य घटना सामने आए, उसे एक परिचित आभा का एहसास हुआ और उसी समय उसके भंडारण स्थान में मौजूद 2 महान बुजुर्ग भी उत्साहित हो गए। रिवर वाइट ने इन दोनों महान बुजुर्गों को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैट डेमन वैली के भीतर एक अर्जित आत्मा खजाने की बची हुई आभा मौजूद थी। ये बहुत ही धुंधला था, लेकिन घनत्व अधिक था, हालांकि कुल मात्रा फिर भी कम थी। अगर रिवर वाइट के पास 2 अर्जित आत्मा खजाने न होते तो वह इस आभा को महसूस नहीं कर पाता। और रिवर वाइट का मानना था कि यह मैट डेमन वैली के भीतर मौजूद चीज़ों की आभा थी।
वह आभा की सघनता से यह बता सकता था, इसीलिए वह ये जानना चाहता था कि अंदर क्या है। ज़ियाओ युवेई के जवाब ने रिवर वाइट को और भी आश्वस्त कर दिया कि यहाँ संभवतः किसी अर्जित आत्मा खजाने का अंश मौजूद है। और उन दो महान बुजुर्गों ने रिवर वाइट को एक संदेश भी भेजा। वे इस शक्ति को ग्रहण कर सकते थे, और यद्यपि यह बहुत कमजोर थी, लेकिन इसका सुधार प्रभाव खजाने के ढेर को खाने से कहीं बेहतर था। हालांकि रिवर वाइट इन परिस्थितियों में दोनों महान बुजुर्गों को रिहा नहीं करना चाहता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उनके शरीर पर मौजूद आभा को अगर एक बार छोड़ा गया तो निश्चित रूप से सभी लोग चौंक जाएंगे। शायद रिवर वाइट पर हमला करने वाला पहला व्यक्ति उसके बगल में बैठा शियाओ युवेई होगा। शांत रहो, बाद में मौका ढूंढ लेना। रिवर वाइट ने अपने विचार दोनों महान बुजुर्गों तक पहुंचाए। उसी समय दूसरे बड़े समूह में मौजूद जुआंग हुआनलिंग ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। उसे होंग शिक्सियन द्वारा निकाले गए खजाने से एक हल्की सी अनुभूति हुई थी। इस महिला ने बाद में गहन जांच करने का अवसर तलाशने के बारे में भी सोचा। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया और अंदर घुसने वाले पहले समूह के लोगों की चीखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं। संभवतः उनमें से अधिकतर मर चुके थे। इसी क्षण 1000 युआन राजवंश की मुख्य सेना भी पागल दानव घाटी में प्रवेश कर गई। रिवर वाइट को चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही महसूस हो रहा था, मानो कोई काला कोहरा सबकी दृष्टि को धुंधला कर रहा हो। रुको मत, पूरी ताकत से आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे सीधे मार डालो। शियाओ युवेई की आवाज़ उसके बगल में गूंजी। बोलते ही वह तुरंत तेज गति से आगे बढ़ी। रिवर वाइट ने भी अपनी गति बढ़ा दी और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, रिवर वाइट ने पुष्टि कर ली कि यहाँ की अजीब आभा निस्संदेह एक अर्जित आत्मा खजाना थी। दोनों महान बुजुर्ग पहले से ही बेचैन थे, दावत के लिए उत्सुक थे। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, रिवर वाइट ने मन ही मन कहा। गर्जन। तभी चारों ओर से जोरदार दहाड़ें गूंज उठीं और फिर जमीन कांपने लगी, साथ ही तेज खड़खड़ाहट की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो जीवों की एक लहर उनकी ओर तेजी से बढ़ रही हो। अध्याय 234 पागल। ऐसी तीव्र ध्वनियों से सिर की त्वचा में झुनझुनी सी महसूस होती थी। लेकिन चारों ओर घोर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जब उनकी दैवीय चेतना जागृत हुई तो ऐसा लगा जैसे वे किसी दलदल में गिर गए हों। इतना ही नहीं, बल्कि आसपास कुछ ऐसा भी था जो उनकी दैवीय चेतना को निगल सकता था। यह महसूस करते ही जियांग शियाओबाई ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, और साथ ही उसने आनरान को चेतावनी दी कि वह लापरवाही से काम न करे। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनमें से कई लोग स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अहंकारपूर्वक अपनी दिव्य चेतना को एक विस्तृत क्षेत्र में फैला दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगातार चीखें सुनाई दीं। दिव्य चेतना के धीरे धीरे नष्ट होने का एहसास अत्यंत पीड़ादायक था, मानो कीड़े हड्डियों को कुतर रहे हों, जिससे आत्मा का हर हिस्सा तीव्र पीड़ा से भर जाता था। उनके चारों ओर चीख पुकार और गर्जना लगातार गूंज रही थी। समय समय पर किसी को किसी चीज द्वारा धक्का दिए जाने का एहसास होता था, जिसके बाद सिर में झंझनाहट पैदा करने वाली कुतरने की आवाज आती थी। खून की गंध और दुर्गंध हवा में फैली रहती थी। ऐसे दृश्य को देखकर अनरान का चेहरा पहले से ही भय से पीला पड़ गया था। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। सच कहें तो जो भी व्यक्ति पहली बार ऐसे वातावरण का अनुभव करेगा, वह स्वाभाविक रूप से भयभीत होगा। ये सचमुच बहुत ही भयावह था। भय की वह असीम भावना सबसे घातक थी। घोर अंधेरे में आप कभी नहीं जान सकते थे कि कब अचानक जानलेवा खतरा सामने आ जाएगा। बैंग बैंग बैंग। टीम के आगे आगे युद्ध की आवाजें पहले से ही आ रही थीं और चारों ओर से उमड़ते हुए राक्षस तीखी चीखें निकाल रहे थे। जियांग शियाओबाई ने गहरी सांस ली, अपने हाथ में एक उच्च श्रेणी की कीमती तलवार को कसकर पकड़े हुए, किसी भी समय किसी भी संकट का जवाब देने के लिए तैयार। गर्जन। अचानक एक दुर्गंधयुक्त तूफानी हवा चली और जियांग शियाओबाई अचानक रुक गया। उसकी लंबी तलवार उसके सामने तेजी से नीचे की ओर वार कर रही थी। छी। मांस को चीरती हुई लंबी तलवार की आवाज आए और जियांग शियाओबाई फिर से एक तरफ हट गया। उसकी लंबी तलवार तिरछे ऊपर की ओर उठी और एक और अजीब प्राणी को भेद गई। हालांकि वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था, जियांग शियाओबाई अपनी लंबी तलवार के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी को दर्द से तड़पते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन अगर उसे मौके पर ही नहीं मारा गया तो वह हमला जारी रखने का इरादा रखता था, मानो वह पागल हो गया हो। इस क्षण जियांग शियाओबाई को अचानक समझ में आ गया कि इस जगह को पागल दानव घाटी क्यों कहा जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस घाटी की तलहटी पागल राक्षसों से भरी हो? जियांग शियाओबाई चौंक गया। बूम। बाईं ओर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार्शल आर्ट कौशल का प्रयोग किया और एक धधकती लाल रोशनी ने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। उसी क्षण जियांग शियाओबाई ने अपने सिर की त्वचा में झंझनाहट महसूस की। प्रकाश का पीछा करते हुए उसने अपने आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। घाटी का तल बड़ा नहीं था, केवल 1 या 2 झांग चौड़ा था और 1000 युआन राजवंश की टीम संख्या में छोटी थी, लेकिन टीम के चारों ओर घनी आबादी वाले घोर काले मानवाकार प्राणी मौजूद थे। ये जीव पूरी तरह से काले थे, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी काली थीं।
अगर आप गौर से देखें तो उनके शरीर की बनावट मनुष्यों से मिलती जुलती थी। अगर यह सिर्फ ऐसे ही किसी स्थान पर होता तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मुख्य बात यह थी कि चारों ओर की ऊंची चट्टानें इन जीवों से भरी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें परत दर परत जमाया गया हो। कौन जाने कितने लोग थे। हे भगवान, यह क्या बकवास है, जियांग शियाओबाई ने मन ही मन कहा। यह सचमुच खत्म हो चुका था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ युवेई ने उन्हें पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए कहा था। अगर उन्हें देरी हुई तो राक्षसों की एक लहर उन पर टूट पड़ेगी और वे बच नहीं पाएंगे। उस मार्शल आर्ट कौशल से निकलने वाली रोशनी केवल एक क्षण के लिए ही थी और वह तुरंत बुझ गई, लेकिन अभी अभी का दृश्य सभी के दिमाग में अंकित हो गया। कितने बेवकूफ़ हो तुम, यहाँ आने से पहले तुमने मैट डेमन वैली के बारे में जानने की जहमत भी नहीं उठाई। उसके बगल में जियाओ युवेई ने गुस्से से कहा, रोशनी इन लोगों को आकर्षित करेगी, अन्यथा आपको क्या लगता है कि हम प्रकाश विधियों का उपयोग क्यों नहीं करते। ये शब्द सुनकर जियांग शियाओबाई का दिल बैठ गया। सब खत्म हो गया। निश्चित रूप से उनके चारों ओर की घनी आवाज़ें और भी अधिक बढ़ गईं, गर्जनाएं निरंतर थीं और उनका पूरा सिर ऐसी ही आवाज़ों से भर गया था। चीख पुकार भी कभी नहीं रुकी। चट्टानों से चीजें हवा में गिरती रहीं और बीच में खड़े लोगों पर हमला करने की कोशिश करती रहीं। एक दो से कोई दिक्कत नहीं थी और जियांग शियाओबाई ने उन्हें काफ़ी आसानी से संभाल लिया। कभी कभी आसपास कुछ रोशनी दिखाई देती थी और जियांग शियाओबाई इस रोशनी का उपयोग करके देख सकता था कि ये राक्षस कैसे दिखते हैं। पहले तो उसने सोचा कि वे सिर्फ एक विशेष प्रकार के मानवाकार प्राणी हैं, लेकिन जब जियांग शियाओबाई ने खून से लथपथ और मुरझाए हुए चेहरे वाली एक आकृति को देखा तब वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये सचमुच लोग थे। वह समझ गया था कि जब तक कोई इन राक्षसों द्वारा हमला करके घायल हो जाता है या मारा जाता है तब तक वह उनमें से एक में परिवर्तित हो जाएगा। एक वास्तविक जीवन का ज़ोंबी एस्केप गेम। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और इन राक्षसों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सचेत रूप से खुद को सतर्क करने लगा। सौभाग्यवश सड़क का ये हिस्सा लंबा नहीं था और वे 20 मिनट से कुछ अधिक समय में पूरी तरह से निकल गए। इस बिंदु पर जियांग शियाओबाई को आगे स्पष्ट रूप से रोशनी दिखाई दे रही थी और आसपास की चौड़ाई भी काफ़ी बढ़ गई थी। आंसू। किसी ने प्रकाश की एक विधि का प्रयोग किया और फिर उनके चारों ओर अधिक से अधिक प्रकाश दिखाई देने लगा। हालांकि चमक बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इससे लोगों को आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यहाँ की चौड़ाई कम से कम कई किलोमीटर थी और आसपास की चट्टानें दिखाई नहीं दे रही थीं, नहीं स्थिति का स्पष्ट रूप से अवलोकन किया जा सकता था। लेकिन एक बात निश्चित थी, यहाँ कोई विचित्र प्राणी नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो यह उनका वर्जित क्षेत्र हो। क्या ये रोमांचक था। जियाओ युवेई ने मुंह बनाकर जियांग जियाओबाई की ओर देखा। जियांग शियाओबाई ने शांत भाव से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर पागल दानव घाटी में सिर्फ इतनी ही परेशानी है तो इसे वास्तव में खतरनाक नहीं कहा जा सकता। अनुभवहीन। उनके पीछे वह विशेषज्ञ जिसने पहले जियांग शियाओबाई को फटकारा था ने चिढ़कर कहा, काश ऐसा ही होता। बच्चे, हमेशा इतने अज्ञानी मत दिख, इस तरह से तुम्हें देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं। जियांग शियाओबाई ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं, अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है, तुम किस बात का नाटक कर रहे हो, तुम तो बस एक अच्छे छोटे कुत्ते हो। बस करो, अगर बहस करनी है तो बाहर जाकर करो, अगर जान की बाजी लगाकर लड़ना भी है तो ठीक है। शाओ युवेई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम करो, हमारे पीछे एक अजीब सी दुर्गंध होगी और जो भी उसे सांस में लेगा वह अपना होश खो देगा और फिर पूरी तरह से इस अंधेरी जगह में खो जाएगा। अगर आप यहाँ बेहोशी की हालत में नहीं मरना चाहते तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अच्छी तरह से पुनः प्राप्त कर लें, आपको तब सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होगी। ये सड़क कितनी लंबी है। जियांग शियाओबाई ने फिर शियाओ युवेई की ओर देखा, तुम्हें कम से कम ये तो बताना चाहिए कि पागल दानव गुप्त मैदान तक हमें रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। शाओ युवेई ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी अभी आपके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मैं आपको बता दूंगी। हमारे पीछे प्रदूषण का क्षेत्र है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, हम इसे आधे दिन में पार कर सकते हैं और इस क्षेत्र में संसाधनों के कई अवसर हैं जो पूरी तरह से व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करते हैं। एक बार जब हम उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो हमारे पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अवसरों की तलाश करने के लिए एक दिन होगा। ये कहते हुए जियाओ युवेई ने जियांग जियाओबाई को एक विशेष टोकन दिया और कहा, ये टोकन आपको अंधेरे में दिशाओं का पता लगाने में मदद करेगा। मूर्खों की तरह रास्ता मत भटक जाना। वहां पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा। अध्याय 235 विषैलापन। अपने हाथ में टोकन को कसकर पकड़े हुए जियांग शियाओबाई ने शांत भाव से सिर हिलाया। इस तरह उसे एक मौका मिल गया। वह हर जगह संसाधनों की खोज कर सकता था, अपने मिशन को पूरा करने और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने की तैयारी कर सकता था। सिर्फ 7 दिन, ये तो बहुत ही कम समय है। इसके बाद जियांग शियाओबाई ने अपने आसपास देखा।
लगभग सभी लोग यहाँ रुककर थोड़ी देर आराम करना और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। स्पष्टतः जो लोग ऐसा कर सकते थे वे पागल दानव घाटी के बारे में बेहद जानकार थे। 1000 युआन राजवंश के एक बड़े समूह के अलावा एकमात्र अन्य बड़ा समूह 4 संप्रदायों और 5 पर्वतों से था। बाकी लगभग सभी पारिवारिक सेनाएं और बागी साधक थे। वे 2-3 के समूहों में इकट्ठा हुए, उनके चेहरे किसी आपदा से बच निकलने के डर से भरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे पागल दानव घाटी से अपरिचित थे। इस समय जब सभी लोग आराम करने के लिए रुक गए तो जो लोग स्थिति से अनभिज्ञ थे उन्होंने भी जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और आराम करने लगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि उनमें अभी भी ताकत है और वे बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने यहाँ आराम करना उचित नहीं समझा बल्कि सीधे पीछे की ओर चले गए। आखिरकार सभी जानते थे कि अवसर और संसाधन सीमित हैं, इसलिए जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। इस बार लगभग 3 से 4 हजार साधक पागल दानव घाटी में दाखिल हुए, लेकिन मार्ग के पहले भाग को पार करके इस बिंदु तक पहुंचने में केवल लगभग 3000 लोग ही सफल रहे। इसका मतलब ये था कि मैट डेमन पाथ के उस हिस्से में लगभग 1000 लोग मारे गए। यह पागल दानव घाटी सचमुच बेहद भयावह है, जियांग शियाओबाई ने धीरे धीरे कहा। इतने भोले मत बनो, पागल दानव घाटी में व्याप्त आतंक और खतरा तुम्हारी कल्पना से परे है। इस समय उसके बगल में खड़े जियाओ युवेई ने शांत स्वर में कहा, मेरा 1000 युआन राजवंश अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है, फिर भी हम पागल दानव घाटी की स्थिति का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं। हम बस थोड़ा बहुत ही समझ पाए हैं। आगे के रास्ते में अनगिनत अप्रत्याशित खतरे हैं। एक छोटी सी गलती भी मृत्यु और साधना के नाश का कारण बन सकती है। जियांग शियाओबाई ने इन शब्दों का खंडन नहीं किया, उन्होंने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। जिस रास्ते के उस हिस्से में पागल दानव इकट्ठा होते थे वही पागल दानव घाटी के खतरे को साबित करने के लिए काफ़ी था। ये तो कहना ही नहीं कि केवल जियांग शियाओबाई ही समझता था कि किसी स्थान पर अवशिष्ट अर्जित आत्मा खजाने की आभा होने का क्या अर्थ होता है। इसलिए वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि आगे क्या होने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ किस प्रकार का अर्जित आध्यात्मिक खजाना प्रकट हो सकता है। जियांग शियाओबाई को लंबे समय से पता था कि इस बार मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में आने का उनका सबसे बड़ा अवसर इस अर्जित स्पिरिट ट्रेजर की अवशिष्ट आभा हो सकती है। यदि दोनों महान पिताओं को यहाँ मौजूद सभी अर्जित आध्यात्मिक खजाने की आभा को ग्रहण करने का मौका मिल जाता तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की मुहरें अनिवार्य रूप से काफ़ी कमजोर हो जाती, जिसका अर्थ होता जियांग शियाओबाई की युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि। फिर भी मुझे पहले ये सोचना चाहिए कि समय आने पर शियाओ युवेई के नियंत्रण से कैसे बचा जाए। सिस्टम मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। केवल इसी तरीके से मैं अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकता हूँ। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन सोचा। इसके बाद मन प्रकाश में जियांग शियाओबाई बाकी सभी की तरह जमीन पर बैठकर साधना करने लगा, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम स्तर पर पहुंच गई। लगभग 1 घंटे बाद जियाओ युवेई ने अपनी आंखें खोलीं। इतना ही नहीं, उनके आसपास मौजूद कई लोग भी एक एक करके खड़े हो गए। विश्राम का समय समाप्त हो गया था। अब आगे का सफर और भी खतरनाक होने वाला था। शाओ युवेई ने बहुत चुप्पी साध रखी थी और उसने जियांग शियाओबाई को अपनी सारी जानकारी नहीं बताई ताकि वह यहाँ की स्थिति को न समझ सके और न ही यह जान सके कि इसे कैसे निपटना है। अगर वह सीधे भाग जाता है तो शाओ युवेई को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे न केवल बिना किसी कारण के इतने सारे संसाधन और महत्वपूर्ण जानकारी खोनी पड़ेगी, बल्कि जियांग शियाओबाई द्वारा उसके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए जियांग शियाओबाई को पीछे क्या होगा इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। बड़ा समूह रवाना हुआ और लगातार गति से पीछे की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए जियांग शियाओबाई को पता चला कि पागल दानव घाटी में अंतरिक्ष और भी विशाल होता जा रहा है। शियाओ युवेई को कुछ स्पष्टीकरण के बाद ही समझ आया कि पागल दानव घाटी का यह हिस्सा एक भूमिगत दुनिया जैसा था। हर तरफ अंधेरा था, अंतरिक्ष अत्यंत विशाल था और स्वाभाविक रूप से हर संभव स्थान पर खतरा मंडरा रहा था। बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ चलते हुए कोई हमें पीछे से देख रहा है? आनरान ने चलते चलते अचानक किन मिंग से कहा। क्या ये पागल दानव जैसे राक्षस अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं? असंभव, ये जगह बाहर मौजूद उन पागल राक्षसों के लिए पूरी तरह से वर्जित क्षेत्र है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बाद में जांच कर सकते हैं कि क्या हमारे पीछे पागल राक्षसों के कोई निशान हैं। शाओ युवेई ने शांत भाव से कहा, पागल राक्षस इस जगह में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते और न ही वे यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। ये सुनकर जियांग शियाओबाई ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। आपको ये कैसे पता चला? शाओ युवेई कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से बोला, मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। 1000 युआन राजवंश ने एक बार इसका पता लगाया था और उन्हें यह बहुत अजीब लगा था। उसके बाद उन्होंने कुछ शक्तिशाली साधकों को भेजकर कुछ पागल राक्षसों को पकड़वाया और उन्हें यहाँ डाल दिया। अंदाजा लगाओ आगे क्या हुआ।
क्या ये सारे पागल राक्षस मर गए? एनरान ने घबराकर पूछा। वे सचमुच मर गए, लेकिन उनकी मौत भयावह थी। पागल दानव इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही लगभग तुरंत काले खून में बदल गए, फिर जमीन में गहराई तक समा गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। शाओ युवेई ने शांत भाव से कहा, पहले भी प्रयोग किए गए हैं। पागल राक्षसों को पूरी तरह से मारना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर उनके सिर काट दिए जाएं, तब भी वे चलते फिरते मुर्दों की तरह हिलते रहते हैं, हालांकि उनकी घातकता काफ़ी कम हो जाती है। आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार जब कोई पागल दानव द्वारा घायल या मारा जाता है तो वह उनमें से एक में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर चूंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता, इसलिए उस स्थान पर पागल दानवों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। जियांग शियाओबाई ने बगल से एक भान उठाए। बिल्कुल सही, यह पागल दानव घाटी न जाने कितने वर्षों से अस्तित्व में है और उस अग्रभाग में अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं। राजवंश केवल इतना जानता है कि वहाँ पागल दानवों की संख्या ज्वार की तरह है। शाओ युवेई ने सिर हिलाया, फिर जियांग शियाओबाई को बड़े आश्चर्य से देखा। तुम इतनी स्पष्ट रूप से क्यों पूछ रहे हो? क्या उस बात का तुमसे कोई लेना देना है? नहीं, मुझे बस जिज्ञासा है। जियांग शियाओबाई ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वे अपने दिल में बेहद सदमे में थे, क्योंकि अभी अभी यह खबर जानने के बाद वे दोनों महान पिताओं से इस स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें जो परिणाम मिले वे काफ़ी चिंताजनक थे। अर्जित आध्यात्मिक खजाने को न केवल इसलिए अर्जित आध्यात्मिक खजाने कहा जाता है क्योंकि परिष्कृत होने के बाद उनमें चेतना आ जाती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अर्जित आध्यात्मिक खजानों में स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव का एक छोटा सा अंश समाहित होता है। और स्वर्ग और पृथ्वी का महान मार्ग अमर और अविनाशी है। कोई भी अर्जित आध्यात्मिक खजाने को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जियांग शियाओबाई इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहता था। वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि यहाँ अर्जित आध्यात्मिक खजाने के निशान अवश्य मौजूद हैं। उन पागल राक्षसों के अमर और अविनाशी होने का कारण निश्चित रूप से अर्जित आध्यात्मिक खजाने से संबंधित है। अध्याय 236 आपको क्या करने की आवश्यकता है? इस बिंदु पर जियांग शियाओबाई उस क्षेत्र का पूरी तरह से पता लगाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया था। दूसरे लोग इन पागल राक्षसों से डरते थे, लेकिन जियांग शियाओबाई नहीं डरता था। कारण सीधा साधा था, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसके दोनों महान पिता उन सभी पागल राक्षसों से, जो ज्वार की तरह उमड़ रहे थे, केवल कुछ शब्दों से ही निपट सकते थे। और वहाँ इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि कोई अर्जित आध्यात्मिक खजाना मौजूद था, या अर्जित आध्यात्मिक खजाने के अंश मौजूद थे। खंडित होने की संभावना अधिक थी, क्योंकि यदि यह वास्तव में एक पूर्ण अर्जित आध्यात्मिक खजाना होता तो यहाँ के लोगों की साधना के साथ यहाँ तक कि विपत्ति पारगमन चरण में भी वे इसके पास नहीं पहुँच पाते। ऐसा करना तो सीधे सीधे मौत को दावत देना होगा। ठीक है, ये सब बकवास क्या है? जल्दी चलो। अगर तुमने दोबारा बकवास करके हमारी राजकुमारी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय शरीर से बाहर निकलने की अंतिम अवस्था का विशेषज्ञ, जो इससे पहले जियांग शियाओबाई का सामना कर रहा था, ने ठंडी सी आवाज में घुरघुराहट की और उसकी ओर आंखें घुमाईं। जियांग शियाओबाई ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाते हुए मुट्ठी भींच ली और चुप रहा। उसी समय उसने शियाओ युवेई की ओर देखा और पाया कि उसका उसे बोलने में मदद करने या दूसरे व्यक्ति को रोकने का कोई इरादा नहीं था। जाहिर है इन लोगों को शियाओ युवेई ने ही निर्देश दिए होंगे, अन्यथा उनके लिए इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल असंभव होता। जियांग शियाओबाई ये भी जानता था कि शियाओ युवेई उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था। वह इन लोगों का इस्तेमाल सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए कर रही थी, उसे घृणा दिलाने के लिए। बस तुम इंतजार करो। अगर भगवान को तुम लोगों को मारने का मौका नहीं मिला तो मैं तुम्हारा उपनाम अपना लूंगा। जियांग शियाओबाई ने दांत पीसते हुए मन ही मन ठंडी सी आह भरी और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते भर का नज़ारा लगभग एक जैसा ही था, हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। पहले उसे आसमान में हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन अब जमीन पर कभी कभार चमकते हुए पौधे दिखाई देते थे। इसके अलावा ऊपर देखने पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। शाओ युवेई के अनुसार उनके ऊपर अब कोई आकाश नहीं था, वे अब पूरी तरह से जमीन के नीचे थे। उनके ऊपर का सारा इलाका चट्टानों से ढका हुआ था। किनारों पर भी अथाह अंधेरा छाया हुआ था, बीच बीच में कुछ चमकते हुए पौधे दिखाई दे रहे थे। हालांकि किसी ने भी आसपास की ओर जाने का सोचा ही नहीं, सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। क्या यहाँ कोई संसाधन नहीं है? जियांग शियाओबाई ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, यह क्षेत्र बहुत विशाल है, दर्जनों मील तक फैला हुआ है। 1000 युआन राजवंश के शक्तिशाली साधकों ने पहले भी यहाँ खोजबीन की थी और उन्हें कोई उपयोगी संसाधन नहीं मिला था। ये व्यावहारिक रूप से एक रेगिस्तान है। शाओ युवेई ने उदासीनता से कहा, नहीं, रेगिस्तान में कम से कम कुछ अच्छी चीजें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन यहाँ सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर मैं पागल दानव के गुप्त मैदान में प्रवेश न करता तो मैं इस शापित जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता।
जियांग शियाओबाई चुपचाप चलते रहे और इधर उधर देखते रहे, और वास्तव में कोई हलचल नहीं थी। हालांकि ये ध्यान देने योग्य था कि जियांग शियाओबाई ने पाया कि हालांकि 1000 युआन राजवंश ने एक बड़ी टीम बनाने के लिए एकजुटता दिखाई थी, लेकिन टीम के भीतर महत्वपूर्ण कमियां थीं। प्रत्येक राजकुमार और राजकुमारी के लोग एक निश्चित दूरी पर अलग अलग रहते थे। वे सामान्यतः इसी तरह चलते थे और केवल संकट की स्थितियों में, जैसे कि पहले जब उनका सामना पागल राक्षसों से हुआ था, तब वे प्रतिरोध करने के लिए एकत्रित होते थे। इसके अलावा रास्ते भर में कई राजकुमारों और राजकुमारियों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। इसके विपरीत पास ही स्थित संप्रदाय के शिष्य बहुत ही जीवंत थे, यहाँ तक कि यात्रा के दौरान भी उनके पास बातचीत करने का समय था। 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद जियांग शियाओबाई ने देखा कि सबसे आगे वाली टीम रुक गई थी। आसपास का वातावरण इतना अंधेरा था मानो कोई ब्लैक होल हो जो प्रकाश को सोख लेता हो, कि उन विचित्र चमकते पौधों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकाश व्यवस्था के बावजूद भी दृश्यता केवल लगभग 1 मीटर थी। हम पहुंच गए हैं। आगे दूषित वातावरण है। सभी लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी रक्षा करें ताकि दूषित वातावरण आप तक न पहुंच सके। शाओ युवेई अचानक बोली, फिर उसने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। याद रखना, विषैले वातावरण में तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा नहीं हटानी चाहिए। एक बार विषैला वातावरण तुम पर हावी हो गया तो तुम्हारी शक्ति के साथ तुम 5 सांसों के भीतर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल जाओगे। इस जगह पर लक्ष्यहीन रूप से भटकते रहोगे और अंततः क्षरण से मर जाओगे। अंदर जाते ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया, उनका चेहरा भी गंभीर हो गया। क्या अब आखिरकार उसके लिए कुछ करने का समय आ गया था? यहाँ आने से पहले जियांग शियाओबाई ने सोचा था कि जब शियाओ युवेई उसे कुछ करने के लिए कहेगी तो वह भागने का मौका ढूंढेगा, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई। वातावरण बहुत कठोर था। यदि वह जल्दबाजी में भाग निकला और आगे बढ़ा तो एक बार जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपर्याप्त हो गई और वह अपना रास्ता भटक गया तो वह सीधे ही मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। और उस दूषित वातावरण में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सेहत बनाए रखना असंभव था, क्योंकि वहां केवल दूषित वातावरण ही बचा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं था। सीधे साधना करने का साहस करना मृत्यु को दावत देने जैसा था। इस समय सभी किसान एक बड़े युद्ध के लिए तैयार थे। शाओ युवेई के अनुसार विषैले धुएं वाले क्षेत्र में प्रवेश करते ही रक्तपात शुरू हो जाता है। जियांग शियाओबाई ने आनरान को संदेश भेजा, तो फिर लापरवाही मत करो, मेरे करीब रहना। एनरान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। आध्यात्मिक ऊर्जा की सुरक्षा में आसपास की दुर्गंध आक्रमण करने में पूरी तरह असमर्थ थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल पसंद नहीं थी। जियांग शियाओबाई ने यह भी गौर किया कि यदि ये दुर्गंधें किसी को जल्दी संक्रमित नहीं कर पाती तो वे बस चली जाती। हालांकि एक बार जब ये भयानक यीन ऊर्जा अवसर को भांप लेती है तो यह उन्मत्त होकर साधक की नसों पर आक्रमण कर देती है। जियांग शियाओबाई अपने पैरों की उंगलियों से कल्पना कर सकता था कि जो भी इसका शिकार होगा उसका अंत बहुत ही दुखद होगा। विषैले धुएं वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जियांग शियाओबाई ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास की हवा घनी हो गई है और हिलने डुलने में भी बहुत ऊर्जा खर्च हो रही है। इसके अलावा जियाओ युवेई ने कहा था कि यह दूषित क्षेत्र बहुत बड़ा था, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ था। फिर भी शरीर से बाहर निकलने की अवस्था के विशेषज्ञ की कुल आध्यात्मिक ऊर्जा केवल लगभग 10 मिनट तक ही टिक सकती थी। इससे इस स्थान पर व्याप्त दुर्गंध की भयावहता और खतरे का स्पष्ट प्रमाण मिल गया। उस क्षेत्र में कई चमकते हुए पौधे थे जो विचित्र और विविध थे, और उनसे निकलने वाले रंगों में भी थोड़ा अंतर था। कुछ नीले रंग की रोशनी दे रहे थे, कुछ बैंगनी रंग की रोशनी दे रहे थे। प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद 1000 युआन राजवंश की टीम तितर-बितर होने लगी और सभी दिशाओं में भागने लगी। न केवल 1000 युआन राजवंश बल्कि संप्रदाय के शिष्यों की टीमें भी आसपास के क्षेत्रों में अवसरों और खजानों की तलाश में फैल गईं। यह मूल रूप से एक राजवंश, 4 संप्रदायों, 5 पर्वतों का एक अलिखित समझौता था। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले लाभ प्राप्त करना था। हालांकि पारिवारिक शक्तियों के उन बागी साधकों और शिष्यों ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उनका मन पागल दानव गुप्त भूमि में छिपे खजानों से भरा हुआ था। रास्ते में अगर उन्हें कोई लाभ मिलता तो वे उसे स्वाभाविक रूप से इकट्ठा कर लेते, लेकिन वे यहाँ समय बर्बाद नहीं करते। फिर जो लोग अपने रास्ते पर चलते रहे वे चलते रहे, और जो लोग अवसरों की तलाश में थे वे भी चलते रहे। कुछ ही देर में केवल शियाओ युवेई और जियांग शियाओबाई और अन्य लोग ही वहां खड़े रह गए। जब जियाओ युवेई को एहसास हुआ कि बाकी सब लोग जा चुके हैं तो उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आ गई। उसने अपनी संग्रहणीय अंगूठी से एक रत्न निकाला और उस रत्न में राजसी आभा की एक हल्की सी झलक थी। इस वस्तु को पागल दानव पत्थर कहा जाता है। इसमें समाहित ऊर्जा अत्यंत भयानक है। एक पागल दानव पत्थर ही 1000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर शक्तिशाली है।
शाओ युवेई ने किनचेन की ओर देखा। आपको बस इतना करना है, हमारे जाने से पहले ऐसे 20 रत्न इकट्ठा कर लें। अध्याय 237 एक समस्या है। रिवर वाइट को लगा कि ऐसा अनुरोध करना थोड़ा मुश्किल है। एक ही दिन में 20 पागल दानव पत्थर मिल गए, जबकि हमारे पास इतना समय था, फिर भी उनकी मात्रा आश्चर्यजनक रूप से कम थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वे प्रचुर मात्रा में नहीं थे। अगर पागल दानव पत्थर हर जगह होते तो क्या कोई अपनी जान जोखिम में डालकर और गहराई में जाता? क्या ऐसे दर्जनों या सैकड़ों रत्न हासिल करना थोड़ी सी दौलत और संसाधनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से कहीं अधिक उपयोगी नहीं होगा? ये स्पष्ट था कि शियाओ युवेई और कई राजकुमारों और राजकुमारियों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला था। यह एक खूनी और उथल-पुथल भरा मामला होने वाला था। उस समय इस बात की प्रबल संभावना थी कि लोग एक ही पागल दानव पत्थर के लिए जमकर लड़ेंगे और मौतें आम बात होंगी। ठीक है, जाओ, समय बर्बाद मत करो, शाओ युवेई ने उदासीनता से कहा। मुझे बाद में और भी काम करने हैं, इसलिए मुझे परेशान मत करो। रिवर वाइट ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वह आनरान को लेकर तेजी से बाहर निकल गया। पलक झपकते ही उनकी आकृतियां शियाओ युवेई की दृष्टि से ओझल हो गईं और पूरी तरह अंधेरे में विलीन हो गईं। इसी क्षण शियाओ युवेई के पीछे खड़ा डिस्ट्रैक्शन रियल्म विशेषज्ञ आगे बढ़ा। राजकुमारी, मुझे नहीं लगता कि यह लड़का ईमानदारी से आपकी मदद कर रहा है। क्यों न हम इसे मार डालें? विशेषज्ञ ने धीरे से शियाओ युवेई से कहा। लेकिन जियाओ युवेई ने उदासीनता से सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। ये रिवर वाइट एक समझदार व्यक्ति है, वह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने उसके सामने एक भव्य तस्वीर पेश कर दी है। वह इसे हासिल कर पाएगा या नहीं, यह उसकी अपनी क्षमता और प्रयास पर निर्भर करता है। इसके अलावा इस पागल दानव घाटी में प्रवेश करना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। जियो युवेई उदासीनता से मुस्कुराया। उसके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे इस बात की कोई चिंता है कि रिवर वाइट कोई परेशानी खड़ी करेगा। डिस्ट्रैक्शन रियल्म के विशेषज्ञ ने केवल सिर हिलाया और चुप रहे। फिर समूह रिवर वाइट से विपरीत दिशा में निकल गया। घोर अंधेरे में रिवर वाइट और एन रैन तेजी से आगे बढ़े और रास्ते में आने वाली हर जगह का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते रहे। और रिवर वाइट को निराशापूर्वक एक बात का एहसास हुआ। उसने स्पष्ट रूप से जियाओ युवेई से यह नहीं पूछा था कि पागल दानव पत्थर किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। कोई और रास्ता नहीं था, वे बस गुजरते हुए सरसरी नज़र से देख सकते थे। यह इलाका इतना विशाल था कि अगर उन्हें हर एक जगह को देखना होता तो एक दिन तो दूर, एक महीना भी शायद काफ़ी नहीं होता। बॉस, क्या हमें वाकई उस शियाओ युवेई के लिए चीज़ें ढूंढनी होंगी? आनरान ने उत्सुकता से पूछा। बेशक हमें उन्हें ढूंढना होगा। हम अभी तक पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए शियाओ युवेई से झगड़ा करने का ये सही समय नहीं है। रिवर वाइट ने धीरे से कहा, इसके अलावा ये पागल दानव पत्थर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। मैंने अभी अभी उस चीज़ की भयानक ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया है। एक पत्थर लंबे समय तक चल सकता है और एक पागल दानव पत्थर की ऊर्जा का संचय 10,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है। उस शाओ युवेई ने हमसे सिर्फ 20 ढूंढने को कहा था, बाकी हम अपनी जेब में डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, इन भयानक दानव पत्थरों के अन्य उपयोग भी अवश्य होंगे, ये इतने सरल नहीं हैं। अन्यथा हमें इनके लिए प्रतिस्पर्धा करने और खोज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एनरान ने स्तब्ध होकर सुना और एक पल के लिए उसे लगा कि यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बॉस, क्या हम उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? हमें निश्चित रूप से दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। भले ही हम उन्हें न ढूंढें, लेकिन अगर वे हमें पागल दानव पत्थर प्राप्त करते हुए देखेंगे तो उन्हें जलन होगी। रिवर वाइट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर वे हमारे द्वारा प्राप्त किए गए पागल दानव पत्थरों को छीनने की कोशिश में पागल हो जाते हैं, तो यह और साबित करता है कि पागल दानव पत्थरों के इस उपयोग से कहीं अधिक उपयोग हैं। एनरान का चेहरा तुरंत उतर गया। इस दूषित वातावरण में पहले से ही खतरा व्याप्त था। किसी की भी आध्यात्मिक शक्ति कभी भी समाप्त हो सकती थी और वह स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो सकता था, जिससे दूषित वातावरण का आक्रमण हो सकता था और व्यक्ति अचेत अवस्था में मर सकता था। इतनी खतरनाक जगह पर चीजें ढूंढना एक बात थी, लेकिन उन्हें सचमुच लड़ना पड़ा। ये किस तरह का हास्यास्पद मजाक था? यहाँ आने वाला लगभग हर व्यक्ति विशेषज्ञ था, जो उन जियांगहू लोगों से बिल्कुल अलग था जिनसे वे पहले निपट चुके थे। ये सोचते ही आनरान का सिर चकराने लगा। वहां पर तभी अचानक रिवर वाइट चिल्लाए। एनरैन ने भी ऊपर देखा और उसे बैंगनी रोशनी से चमकता हुआ एक धब्बा दिखाई दिया। यह एक पागल दानव पत्थर की अनोखी रंगीन चमक थी। इससे पहले जियाओ युवेई ने इस बात पर जोर दिया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीधे उसी दिशा में दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर यह वास्तव में एक पागल दानव पत्थर था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जियाओ युवेई ने उन्हें पहले दिखाया था। कितनी अच्छी किस्मत है, अभी थोड़ी ही देर हुई है और हमें एक पागल दानव पत्थर मिल गया है।
इस रफ्तार से तो हम शायद 1 घंटे से भी कम समय में 20 पत्थर ढूंढ लेंगे, एनरान ने उत्साह से कहा। ये तो वाकई अच्छी किस्मत है। हालांकि रिवरवाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी भौहें कसकर दबा लीं। उसने पहले चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, उसने आनरान को खींचा और तुरंत भाग गया। कुछ दूर दौड़ने के बाद भी आनरान असमंजस में थी। बॉस, हम क्यों दौड़ रहे हैं? वहाँ एक समस्या। रिवरवाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने हाथ में मौजूद पागल दानव पत्थर को ध्यान से देखते हुए कहा, आपने कहा था अगर हम इतने भाग्यशाली हैं और ये पागल दानव पत्थर हर जगह हैं, तो उस शियाओ युवेई ने हमसे केवल 20 ही लाने के लिए क्यों कहा? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह हमारी किस्मत की वजह से है? एनरान ने अपना सिर खुजाया। तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, पागल दानव पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, लेकिन आपने भीतर की ऊर्जा को भी महसूस किया है। ये लगभग 10,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर ही है। अगर हम सिर्फ इस ऊर्जा की तीव्रता को देखें तो पागल दानव पत्थर उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन यहाँ मौजूद लगभग हर कोई इन पागल दानव पत्थरों को क्यों छीनना चाहता है? रिवरवाइट ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तुम्हारा मतलब क्या है? एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हम नहीं जानते। कुछ विशेष प्रभाव होना चाहिए, और ऐसा प्रभाव केवल पागल दानव पत्थर को अवशोषित करने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। ये सुनकर एनरान ने सोच विचार किया, फिर अचानक रिवरवाइट की ओर देखा। बॉस, कहीं आप इस पागल दानव पत्थर को अपने अंदर समाहित करने की सोच तो नहीं रहे? एनरान ने हैरानी से कहा। रिवरवाइट के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम थे। रिवरवाइट मुस्कुराया और बोला, बुरा नहीं है छोटे मोटे, तुम्हारे पास दिमाग है। अरे बॉस, अगर यह पागल दानव पत्थर उतना ही कीमती है जितना आप कहते हैं, तो इसे हर कोई हथिया लेगा और यह बेहद कीमती और दुर्लभ होगा। अगर हम काम पूरा करने से बस एक पत्थर कम रह गए तो क्या होगा? रिवरवाइट ने आंखें घुमाईं। तुम सचमुच उस औरत के लिए एक अच्छा छोटा कुत्ता बनने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? इस स्थिति में भी उसे हमारी ज़रूरत है। अगर मैं उसके लिए एक भी पागल दानव पत्थर न ला पाऊँ तो वह क्या कर सकती है? क्या वह मुझे मौके पर ही मार सकती है? अगर सच में ऐसा होता तो मुझे और भी खुशी होती। रिवरवाइट के विरोधाभासी शब्दों को सुनकर एनरान पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या बॉस पागल हो गया था? छोड़ो इसे, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। रिवरवाइट स्वाभाविक रूप से एनरान को यह नहीं बता सकती थी कि यह सिस्टम चयन कार्य से संबंधित था। फिर उसने अपनी निगाहें उस पागल दानव पत्थर की ओर घुमाईं। अध्याय 238 पागल पत्थर बहुत उपयोगी है। जियांग शियाओबाई को पागल दानव पत्थर के विशिष्ट प्रभावों के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जैसे ही वह इसे आत्मसात कर लेगा, वह सब कुछ समझ जाएगा। हालांकि वह शियाओ युवेई के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जिन चीज़ों को महत्व देती थी और जिनकी उसे ज़रूरत थी, वे निश्चित रूप से साधारण नहीं थीं। हालांकि जियांग शियाओबाई को केवल इस बात की चिंता थी कि क्या इस पागल दानव पत्थर को अवशोषित करने से कोई अन्य दुष्प्रभाव भी होंगे। क्या प्रभावी होने के लिए इसे अन्य चीज़ों के साथ अवशोषित करने की आवश्यकता थी, या अवशोषण की कोई अन्य विधि थी? इसके बारे में सोचते ही उसे सिरदर्द होने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे दुष्प्रभावों की चिंता थी। उसकी ताकत और क्षमता के साथ साथ लाओजुन की रसायन विद्या का लाभ उठाते हुए किसी भी दुष्प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसे संभाल सकता था। उन्हें इस बात का डर था कि इसे आत्मसात करने के बाद वे इसके अधिक महत्वपूर्ण कार्य को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। इसे भूल जाओ, बस कर डालो। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन ठंडी सी आह भरी, फिर दांत पीसते हुए सीधे अपने हाथ में मौजूद पागल दानव पत्थर को पकड़ा और फिर उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कुनपेंग डिवोरिंग हेवन आर्ट को सक्रिय किया। पल भर में अत्यंत शुद्ध ऊर्जा उसकी नसों के साथ साथ उसके दांतियान में प्रवाहित होने लगी। यद्यपि मात्रा अधिक नहीं थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी, उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से 1000 या 10,000 गुना अधिक। पागल दानव पत्थर को अवशोषित करते समय जियांग शियाओबाई ने ध्यानपूर्वक ये भी महसूस किया कि क्या इस ऊर्जा से कोई अन्य संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और वास्तव में उन्हें समस्या का पता चल गया। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका और इस पागल दानव घाटी का कोई अदृश्य संबंध है। यह कोई बहुत स्पष्ट अनुभूति नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद थी। इसके अलावा कुछ शुद्ध ऊर्जा के होने के अलावा कोई अन्य भावनाएं नहीं थीं। जियांग शियाओबाई की अवशोषण गति के कारण पलक झपकते ही एक पागल दानव पत्थर पूरी तरह से अवशोषित हो गया और एक भूरे सफ़ेद पाउडर में बदल गया जो उसकी उंगलियों के बीच से जमीन पर बिखर गया। कैसा है बॉस? क्या आपके मन में कोई खास भावना है? आनरान ने उत्सुकता से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। कोई खास भावनाएं नहीं हैं, लेकिन अदृश्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस पागल दानव घाटी से कुछ संबंध है, जैसे कि यह पानी है और मैं एक मछली हूँ। जियांग शियाओबाई ने भौहें चढ़ा लीं और लगातार अपने मन में विश्लेषण और चिंतन करता रहा।
लेकिन वह यहाँ का निवासी नहीं था और पागल दानव घाटी के बारे में बहुत कम जानता था, जिससे उसे कई जन्मजात लाभ नहीं मिल पा रहे थे। भले ही उसे पागल दानव पत्थर के विशेष कार्य के बारे में पता हो, लेकिन केवल सोचने मात्र से उसके वास्तविक प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता था। लगता है मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, जियांग शियाओबाई ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर बिना समय बर्बाद किए उसने अनरान को लिया और सीधे असीम विशाल अंधकार में गायब हो गया। इसके बाद चाहे ये सौभाग्य हो या फिर ये पागल दानव पत्थर वास्तव में प्रचुर मात्रा में मौजूद हों, महज 1 घंटे में ही जियांग शियाओबाई को 15 पागल दानव पत्थर मिल चुके थे। शियाओ युवेई द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए केवल 5 पागल दानव पत्थर ही बचे थे। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, जियांग शियाओबाई के मन में असंतोष बढ़ता गया। उसे यह पता लगाना ही था कि आखिर वह पागल दानव पत्थर किस काम का था। शियाओ युवेई को बिना किसी कारण के इस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो सकती थी, और उसे वास्तव में लगा कि पागल दानव पत्थर का एक अजीब प्रभाव था। इसके बाद जियांग शियाओबाई ने पागल दानव पत्थर की तलाश बंद कर दी और इसके बजाय एक जीवित व्यक्ति को ढूंढकर पकड़ने की तैयारी करने लगा, ताकि उससे स्पष्ट रूप से पूछा जा सके कि पागल दानव पत्थर का उपयोग किस लिए किया जाता था। हालांकि इस विशाल अंधेरे में किसी व्यक्ति को ढूंढना वाकई भाग्य की बात थी। मनुष्य पागल दानव पत्थरों से भिन्न होते हैं। पागल दानव पत्थर निर्जीव वस्तुएं हैं, एक ही स्थान पर स्थिर हैं, आप उन्हें गुजरते समय देख सकते हैं। लेकिन लोग अलग अलग होते हैं, लोग लगातार गतिशील रहते हैं। यहाँ का इलाका इतना विशाल है और लोगों की संख्या इतनी कम है कि किसी से मिलना वाकई मुश्किल है। सौभाग्य से जियांग शियाओबाई आज बहुत भाग्यशाली रहा। लोगों को ढूंढने का विचार आने के कुछ ही समय बाद वह और एनरान एक ऐसी बेल के पास लोगों के एक समूह से मिले जिससे एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी। कुल मिलाकर 3 लोग थे, जिनमें से 2 आत्मा के उद्भव की प्रारंभिक अवस्था में और एक नवजात आत्मा की अवस्था में था। उनके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे बागी साधक थे। दोनों समूहों के मिलने के बाद दूसरा पक्ष बेहद सतर्क था। उनकी आंखें तेज धार वाले ब्लेड की तरह थीं, जो जियांग शियाओबाई और आनरान को टकटकी लगाए देख रही थीं। सज्जनों, हमारा कोई और इरादा नहीं है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पागल दानव पत्थर किस काम आता है। जियांग शियाओबाई ने तीनों की ओर देखा, उसका रवैया बहुत दोस्ताना था। आखिरकार उसने इस क्षेत्र की स्थिति का ठीक से जायजा भी नहीं लिया था, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना ही बेहतर था। अगर लड़ाई बहुत तीव्र हो गई और वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से खुद को बचा नहीं पाया और विषैला धुआं फैल गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जियांग शियाओबाई की बातें सुनकर तीनों भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। आत्मा उद्भव के प्रारंभिक चरण के साधकों में से एक ने जियांग शियाओबाई की ओर देखकर कहा, तुम इस पागल दानव पत्थर के कार्य को नहीं जानते, फिर भी पागल दानव गुप्त भूमि में आने की हिम्मत करते हो। क्या यह मृत्यु को दावत देना नहीं है? हे, मैं काफ़ी दूर से आया हूं और यहाँ की स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। आप सब मेरी मदद करें। जियांग शियाओबाई ने ये कहते हुए एक पागल दानव पत्थर निकाला और उस आदमी को दे दिया। तीनों की आंखें लगभग फटी रह गईं, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें स्वर्ग से कोई अप्रत्याशित वरदान मिल गया हो। जल्द ही पहले बोलने वाले व्यक्ति ने उस पागल दानव पत्थर को छीन लिया। उसका चेहरा सावधानी से भरा हुआ था, मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। चूंकि आप इतने समझदार हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पागल दानव का ये पत्थर पागल दानव गुप्त मैदान की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। पागल दानव गुप्त मैदान में अधिक समय तक रहने के लिए आपको और अधिक पागल दानव पत्थरों की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, वहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिनके अपने नियम हैं, और यदि आपके पास पर्याप्त पागल दानव पत्थर नहीं है तो आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये शब्द सुनते ही किनचेन का दिल बुरी तरह घबरा गया। अगर ऐसा होता तो पागल दानव पत्थर एक अत्यंत मूल्यवान खजाना होता, जितने अधिक हो सके उतना ही अच्छा होता। लेकिन जियाओ युवेई ने उनसे केवल 20 लोगों को ही खोजने के लिए क्यों कहा? उस महिला के मन में जो भी विचार थे, जियांग शियाओबाई को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह केवल जल्द से जल्द और अधिक पागल दानव पत्थर इकट्ठा करना चाहता था। आखिरकार वह उस महिला को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मुझे जानकारी देने के लिए धन्यवाद भाई, इससे मुझे बहुत मदद मिली है। विदाई। जियांग शियाओबाई ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने हाथ जोड़े और फिर जाने के लिए मुड़ गए। लेकिन उसी क्षण तीनों अचानक आगे बढ़े और जियांग शियाओबाई और आनरान को घेर लिया। तीनों के चेहरों पर भयंकर मुस्कान थी। वह व्यक्ति जिसने पहले जियांग शियाओबाई को विनम्रतापूर्वक समझाया था, अब और भी अधिक उपहासपूर्ण ढंग से हंस रहा था और अपने हाथ में चमकते हुए खंजर से खेल रहा था। सज्जनों, इसका क्या अर्थ है? जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आपने खुद ही यह बात कही थी, इससे आपको काफ़ी मदद मिली है ना? उस आदमी ने ताना मारते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप हमें कुछ दिए बिना ही जाना चाहते हैं। क्या वह पागल दानव पत्थर वापसी नहीं था? हे, एक टुकड़ा क्या होता है? हम यहाँ 3 लोग हैं। ओह, मतलब आप चाहते हैं कि मैं 2 और पागल दानव पत्थर निकालूं?
जियांग शियाओबाई ने दिलचस्पी से कहा। जब तीनों ने जियांग शियाओबाई की बातें सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। सचमुच, इस बच्चे के पास अभी भी भयानक दानव पत्थर मौजूद थे। बिल्कुल नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। बस अपने पास मौजूद जितने भी पागल दानव पत्थर हैं उन्हें निकाल लीजिए। इसे एक सबक समझो जो हमने तुम्हें सिखाया है।